नमस्कार, न्यूज पॉइंट लेकर हाजिर हूं मैं राजीव। दोस्तों, इलेक्टोरल बॉन्ड यानी चुनावी चंदा, यह मामला जो है, इस मामले में गले तक फंस चुकी बीजेपी को आज एक और बड़ा झटका लगा है। जी हां दोस्तों, आज एक बहुत बड़ा झटका, और वो झटका जो है उसकी कल्पना आप नहीं कर सकते हैं। इसलिए कह रहा हूं ये बात क्योंकि यहां से जो इलेक्टोरल बॉन्ड की जानकारी मुहैया कराने के मामले में आज एक नया मोड़ आ गया है। सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया है कि एसबीआई को अब इलेक्टोरल बॉन्ड की पूरी जानकारी गुरुवार शाम 5 बजे तक देनी होगी, यानी 21 मार्च के शाम 5 बजे तक देनी होगी पूरी जानकारी। इसमें इलेक्टोरल बॉन्ड का यूनिक नंबर भी देना होगा ताकि बॉन्ड को खरीदने वाले और इसको भुनाने वाले राजनीतिक दलों का मिलान हो सकता है। सुप्रीम कोर्ट ने बैंक से यह भी सुनिश्चित करने को कहा है कि बैंक इसका हलफनामा दे कि उसने सारी जानकारी चुनाव आयोग को दे दी है। आज सुप्रीम कोर्ट जब इस मामले की सुनवाई कर रहा था तो एसबीआई की आनाकानी और कुछ लोगों की जानकारी छिपाने की नीयत पर उसकी नाराजगी भी साफ नजर आई। बल्कि वरिष्ठ वकील मैथ्यू नेदुम्पारा ने जब सुनवाई के दौरान अपनी बात रखते रहे और वो बोलते रहे और सीजेआई के टोकने के बाद भी शांत नहीं हो रहे थे, तो सीजेआई चंद्रचूड़ ने थोड़ी सख्ती के साथ कहा कि आप मुझ पर चिल्लाइए मत। ये देखिए, आप मुझ पर चिल्लाइए मत। अगर आपको याचिका दाखिल करनी है तो एक एप्लीकेशन दीजिए, हम यहां आपकी सुनवाई के लिए नहीं बैठे हैं। ये साफ साफ सीजेआई कह रहे थे कि आप मुझ पर मत चिल्लाइए, अगर आपको याचिका दाखिल करनी है तो एप्लीकेशन दीजिए, हम यहां आपकी सुनवाई के लिए नहीं बैठे हैं। सीजेआई चंद्रचूड़ की इस नाराजगी से जाहिर है दोस्तों कि अब इलेक्टोरल बॉन्ड मामले पर किसी भी किस्म की आनाकानी बर्दाश्त नहीं होगी और पूरा सच जो है वो जनता के सामने ही आ जाएगा। सुप्रीम कोर्ट ने आज जब एसबीआई यानी स्टेट बैंक ऑफ इंडिया को आदेश दिया तो यह कहा कि अदालत की यह टिप्पणी गौर करने लायक है क्योंकि किसी राजनीतिक दल का नाम नहीं लिया गया। फिर भी सब जानते हैं कि यहां इशारा बीजेपी की ओर ही है। बीजेपी ही इलेक्टोरल बॉन्ड स्कीम पिछले चुनावों के पहले लाई थी और इन 5 सालों में कम से कम 6,000 करोड़ रुपए से ज्यादा का चंदा उसने बॉन्ड्स के जरिए हासिल कर लिया है। किन लोगों ने ये बॉन्ड खरीदे और किस दबाव में खरीदे, अब इसकी परतें भी खुल रही हैं। एसोचैम से लेकर, जी हां, एसोचैम, फिक्की, ये दोनों जो हैं ये औद्योगिक घरानों के, उद्योगपतियों के ऑर्गेनाइजेशंस हैं, संगठन हैं, और इन लोगों से लेकर बड़े वकील, पत्रकार और उद्योगपति जिस तरह इस कोशिश में लगे हुए हैं कि बॉन्ड खरीदने वालों के नाम सामने ना आए, उससे समझा जा सकता है कि इस घोटाले का पर्दाफाश होने से बीजेपी समेत वो सारी ताकतें डर रही हैं जिनका राज इस वक्त देश पर चल रहा है। कल आप याद कीजिए कि शिवाजी पार्क की रैली में राहुल गांधी ने इन्हीं ताकतों के बारे में बयान दिया था कि इसी शक्ति के खिलाफ हमें लड़ना है। लेकिन राहुल गांधी के शक्ति शब्द को मोदी ने गलत तरीके से प्रचारित किया और इसे मातृशक्ति, नारी शक्ति से जोड़ दिया। आज राहुल गांधी ने अपने भाषण में कहा है कि इस शक्ति की रक्षा के लिए मैं अपनी जान की बाजी लगा दूंगा। ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो हैं वो राहुल गांधी की जो शक्ति वाली बात थी उस पर उन्होंने प्रतिक्रिया देते हुए अपने भाषण में ये बात रखी। ये है, इस शक्ति की रक्षा के लिए मैं अपनी जान की बाजी लगा दूंगा। ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लगातार दक्षिण भारत की यात्राओं पे हैं और पिछले 1-1.5 महीने में 51-52 चुनावी सभा, अब चुनाव आ गया है तो चुनावी सभा कह सकते हैं, चुनावी सभा कर चुके हैं। और लेकिन राहुल गांधी भी अब चुप नहीं रहते हैं। आप जानते हैं कि राहुल गांधी भी लगातार अपनी बात रखते हैं। राहुल गांधी ने मोदी ने उन्होंने बात रखी, उस बात को राहुल गांधी ने तत्काल उसको काटते हुए एक्स पर यानी ट्विटर पर उन्होंने ट्वीट किया और ट्वीट पे उन्होंने एक लंबा चौड़ा पोस्ट लिखा है। जरा इसको थोड़ा सा अगर बड़ा कर सकते हैं तो कर लीजिए और नीचे के ब्रेकिंग न्यूज को भी हटा सकते हैं तो हटा दीजिए और साफ साफ, ताकि हमारे तमाम साथी जो देख रहे हैं इस कार्यक्रम को उनको भी पढ़ने में आए। वो लिख रहे हैं राहुल गांधी की मोदी जी को मेरी बातें अच्छी नहीं लगती, किसी न किसी तरह उन्हें घुमाकर वो उनका अर्थ हमेशा बदलने की कोशिश करते हैं क्योंकि वो जानते हैं कि मैंने एक गहरी सच्चाई बोली है। जिस शक्ति का मैंने उल्लेख किया, जिस शक्ति से हम लड़ रहे हैं, उस शक्ति का मुखौटा मोदी जी हैं।
वो एक ऐसी शक्ति है जिसने आज भारत की आवाज को, भारत की संस्थाओं को, सीबीआई, आईटी, ईडी को, चुनाव आयोग को, मीडिया को, भारत के उद्योग जगत को और भारत के समूचे संवैधानिक ढांचे को ही अपने चंगुल में दबोच लिया है। उसी शक्ति के लिए नरेंद्र मोदी जी भारत के बैंकों से हजारों करोड़ के कर्ज माफ कराते हैं, जबकि भारत का किसान कुछ हजार रुपयों का कर्ज न चुका पाने पर आत्महत्या करता है। उसी शक्ति को भारत के बंदरगाह, भारत के हवाई अड्डे पर दिए जाते हैं। थोड़ा ऊपर लेके चलिए, और ऊपर जो मैं पढ़ रहा था वो नहीं है सामने, तो ये लेकर आते हैं। ये एक लंबा चौड़ा जो है, लंबी चौड़ी पोस्ट राहुल गांधी की, और इस पोस्ट में जो बातें हैं ये साफ साफ हैं कि राहुल गांधी सीधा यहां हमला बोल रहे हैं, और जिस शक्ति की बात राहुल गांधी कर रहे थे उसी शक्ति का यहां जिक्र करते हुए कि आखिर वो कौन सी शक्ति है, ये लिख रहे हैं राहुल गांधी कि उसी शक्ति को दिन रात सलामी ठोकते हुए देश की मीडिया सच्चाई को दबा देती है। उसी शक्ति के गुलाम नरेंद्र मोदी जी देश के गरीब पर जीएसटी थोपते हैं, महंगाई पर लगाम न लगाते हुए उस शक्ति को बढ़ाने के लिए देश की संपत्ति को नीलाम करते हैं। उस शक्ति को मैं पहचानता हूं, उसी शक्ति को नरेंद्र मोदी जी भी पहचानते हैं। वो किसी प्रकार की कोई धार्मिक शक्ति नहीं है, वो अधर्म, भ्रष्टाचार और असत्य की शक्ति है। इसीलिए जब जब मैं उसके खिलाफ आवाज उठाता हूं, मोदी जी और उनकी झूठों की मशीन बौखलाती है, भड़क जाती है। ये राहुल गांधी यहां कह रहे हैं, और साफ साफ कह रहे हैं कि जब जब मैं उसके खिलाफ, उस शक्ति के खिलाफ आवाज उठाता हूं तो मोदी जी और उनकी झूठों की मशीन बौखलाती है और भड़क जाती है। तो दोस्तों, सुना आपने, देखा आपने, राहुल गांधी ने उनका फौरन, मतलब मोदी जी जो कह रहे थे उसका फौरन जवाब जो है सोशल मीडिया पर दे दिया है। राहुल ने बता दिया है कि मोदी देश में झूठ की मशीन चला रहे हैं। मोदी के शब्द ही नहीं, उनके हाव भाव भी बता रहे हैं दोस्तों कि इस बार सत्ता की दाल उनसे गलने वाली नहीं है। कल शिवाजी पार्क में, मुंबई के शिवाजी पार्क की रैली ने देश की भावी सियासत की तस्वीर जो है वो दिखला दी है, जिसमें एक तरफ इंडिया की 60% आबादी का प्रतिनिधित्व करने वाले दल और उनके नेता हैं, और दूसरी तरफ बीजेपी है जो न अपने साथियों को लेकर निश्चिंत है कि वो उसके साथ रहेंगे या नहीं, बल्कि न बीजेपी के पास अब जनता के बीच जाकर वोट मांगने का कोई आधार बचा है, क्योंकि 10 साल बीजेपी ने जमकर लफाजी की और अब भी मोदी वही करके जनता को बरगलाने की कोशिश में है। लेकिन अब विपक्षी दल बीजेपी का मुकाबला करने को तैयार हैं, और उधर इलेक्टोरल बॉन्ड का घोटाला बीजेपी की कुर्सी खींचता हुआ दिख रहा है। आज सुप्रीम कोर्ट की नाराजगी से जाहिर हो गया है कि अब बीजेपी के लिए कहीं और कोई राहत नहीं है। और सबसे बड़ी बात कि सुप्रीम कोर्ट, जरा आना चाहता हूं, ये देखिए आप, सुप्रीम कोर्ट में जो आज जो कुछ हुआ, एक्चुअली सुप्रीम कोर्ट में मामला एसबीआई बनाम एडीआर का है, और एडीआर जो है वो एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स, ये एक ऐसी संस्था है जो भारत में चुनाव सुधार के लिए लगातार काम कर रही है, और इसी संस्था ने चुनावी बॉन्ड को लेकर या इलेक्टोरल बॉन्ड को लेकर अपनी जो याचिका दायर की थी, उसमें मामला यहां तक पहुंचा है। इसमें आज मालूम हुआ कि मुकुल रोहतगी भी पहुंच गए, और उन्होंने एसोचैम और फिक्की की तरफ से वो पहुंचे थे, और उनकी डिमांड थी कि किसी भी तरह से इस जो फैसला है उसमें भी जो काउंटिंग वाला मामला है, जो नंबर वाला मामला है, उस मामले को यहां रफा दफा कर दिया जाए, यानी ये आदेश सुप्रीम कोर्ट न दे। और ऐसा इसलिए कहा जा रहा था एसोचैम और फिक्की के वकील मुकुल रोहतगी की तरफ से, क्योंकि ये अगर सामने आ गया तो फिर बवाल मच जाएगा। सीजेआई ने कहा कि आपको अगर इस पे बहस करनी है, जरा उसको ले आइए स्क्रीन, हाँ, कि हमारे पास बोर्ड पर ऐसा कोई आवेदन नहीं है। उनका कहना था सीजेआई का कि हमारे पास आपका कोई आवेदन नहीं है, कोई याचिका नहीं है। तो मुकुल रोहतगी, जरा पीछे लेके चलिए, मुकुल रोहतगी ने कहा कि कृपया नंबर देने के मुद्दे को टाल दें। यह नंबर वही वाला मामला है जो मैं कह रहा हूं कि आप इलेक्टोरल बॉन्ड का जो नंबर मांग रहे हैं वो नंबर मत दीजिए, इस मामले को टाल दीजिए। तो सीजेआई कह रहे हैं आप फैसला सुनाए जाने के बाद यहां आए हैं, हम अभी आपको नहीं सुन सकते।
इसके आगे क्या कुछ होता है जरा वो भी ले आते हैं। तो इसी बीच 5 जजों की पीठ में बिल्कुल बगल में बैठे हुए बाएं साइड में जस्टिस गवई, उन्होंने कहा कि पूरी दुनिया जानती थी कि ये कार्यवाही चल रही है। और उसके बाद सीजेआई कह रहे हैं हम आपके लिए अपवाद नहीं बना सकते कि आप अभी आ गए और इसमें हम उस मामले को टाल दें या फैसला देने में देरी करें। आगे क्या कुछ होता है जरा वो भी आप तक रखना चाहता हूं। इसके बाद आते हैं इसी टीम से मैथ्यूज नेदुम्पारा जो हैं, ये पहले तो कहते हैं कि मैं रात को 1 बजे चला हूं, केरला से यहां पहुंचा हूं, हमारी बात आप ज़रूर सुनिए। और उसके बाद कि पूरा फैसला नागरिकों की पीठ पीछे सुनाया जाता है। सीधे उंगली उठाना इन्होंने शुरू कर दिया सीजेआई के ऊपर कि पूरा फैसला नागरिकों की पीठ के पीछे सुनाया जाता है। ये देखिए यहां पर एक बहुत ही गंभीर आरोप लगाते हुए मैथ्यूज नेदुम्पारा सरकार नहीं तो बल्कि आप कह सकते हैं कि सरकार के नुमाइंदे के रूप में भी दिखाई दे रहे थे और दिखाई दे रहे थे यहां एसोचैम और फिक्की के नुमाइंदे के रूप में। तो सीजेआई ने कहा कि मुझ पर चिल्लाओ मत, यदि आप किसी आवेदन यानी एप्लीकेशन को स्थानांतरित करना चाहते हैं तो एक आवेदन दाखिल करें, हम आपकी बात नहीं सुन रहे हैं, अभी हम आपकी बात नहीं सुन रहे हैं। इस पर जस्टिस गवई ने भी अपनी बात रखी और उन्होंने भी सीजेआई की बात को आगे बढ़ाया और कहा कि आप अवमानना नोटिस चाहते हैं, यानी क्या डू यू वांट कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट, ये कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट का मामला आप चाहते हैं कि ये आप पर चलाया जाए। ये सब बातें यहां चल रही थी दोस्तों। एक बहुत ही गंभीर और बहुत यानी साफ गुस्से में सुप्रीम कोर्ट, सीजेआई और संवैधानिक पीठ के अन्य सदस्य ये सब नजर आए, क्योंकि यहां गुस्सा दिलाने का काम हो रहा था। और कहीं ना कहीं इसके पीछे की रणनीति क्या हो सकती है ये भी आज हम चर्चा करेंगे। और क्या इसके पीछे की रणनीति यह है कि किसी तरह अब सुप्रीम कोर्ट को ही, सीजेआई को ही मीडिया ट्रायल में ले जाया जाए? क्या इसके ऊपर से भी भरोसे को खत्म करवाया जाए या कुछ और था? क्या यह सोची समझी रणनीति के तहत इन वकीलों ने किया था? यह सब भी यहां। और इसके साथ साथ आप लोगों ने नाम सुना होगा मिस्टर अग्रवाला, जो सुप्रीम कोर्ट के बार एसोसिएशन के अध्यक्ष हैं, वो भी आ गए थे। उन्होंने भी अपनी बात और उन्होंने भी एक चिट्ठी लिखी है सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस को। पहले उन्होंने चिट्ठी लिखी राष्ट्रपति महोदया को, वहां दाल नहीं गली तो यहां दाल गलाने की कोशिश। तो उन्होंने कहा कि मैंने आपकी, सुप्रीम कोर्ट के सीजेआई ने कहा कि आपकी बात को मैंने देख लिया है और यहां आप मुंह मत खुलवाइए, आप चुप रहिए, और उनको चुप कर दिया। तो ये सारी चीजें क्यों हो रही हैं? सबसे बड़ा सवाल है। एक तरफ राहुल गांधी जिस शक्ति की बात कर रहे हैं और उसी शक्ति में से एक राहुल गांधी ने, जरा फिर से भी राहुल गांधी पे आ गया मैं, यहां बहुत जरूरी है कि दो चीजों को, एक तरफ राहुल गांधी ललकार रहे हैं, मोदी जी वहां उस शक्ति के नाम पे सीधे धार्मिक शक्ति को जोड़ने की कोशिश कर रहे हैं। राहुल गांधी जिस शक्ति की बात कर रहे हैं उसी शक्ति की बात यहां सुप्रीम कोर्ट भी कर रहा है। सुप्रीम कोर्ट भी कहीं ना कहीं उसी शक्ति की बात कर रहा है और इसीलिए यहां जो चल रहा है दूध का दूध और पानी का पानी करने की कोशिश हो रही है। तो दोस्तों, राहुल गांधी ने कल एक और खुलासा किया था, बहुत इंपॉर्टेंट खुलासा। उन्होंने कहा था कि अरुण जेटली मेरे पास आए थे और जब भूमि अधिग्रहण कानून की बात चल रही थी तो उन्होंने कहा था कि राहुल इस मसले पे तुम मत बोलो। और वहां से लेके ईडी सीबीआई तक क्या कुछ हुआ, राहुल गांधी ने कल उसका खुलासा किया था। यह खुलासा भी बहुत बड़ा खुलासा है, जरा सुन लेते हैं राहुल गांधी को। बात बताता हूं, पहले इनकी सरकार आई, अरुण जेटली मेरे पास आते हैं, कमरे में बैठते हैं और मुझे कहते हैं राहुल, ये जो लैंड एक्विजिशन का मामला है तुम इस पर मत बोलो। क्यों नहीं बोलूं? जनता का मामला है, अगर बोलोगे तो तुम्हारे ऊपर हम केस लगाएंगे। लगाओ केस, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। क्या कर लोगे मेरा? ईडी वाले आए, 50 घंटे बैठा दिया, अंत में पता है क्या बोलता है ईडी का अफसर? मुझे पता है क्या बोलता है। कहता है राहुल जी, आप किसी से नहीं डरते हो, आप नरेंद्र मोदी को हरा सकते हो।
तो ईडी का ऑफिसर क्या बोलता है और उधर अरुण जेटली जो अब इस दुनिया में नहीं है, उन्होंने क्या कुछ कहा था, इसका खुलासा करते हुए यहां राहुल गांधी। लेकिन जिस शक्ति की बात राहुल गांधी कर रहे थे, उसके अलावा राहुल गांधी ने एक बहुत इंपॉर्टेंट बात कही थी कि राजा की जान ईवीएम में अटकी पड़ी है। जी हां, राजा की जान ईवीएम में अटकी पड़ी है और यहां चुनाव का वक्त है। ये ईवीएम की बात राहुल गांधी ने जो छेड़ी है, ये बहुत दूर तक गई है और साथ साथ उस शक्ति की बात जो छेड़ी है राहुल गांधी, जिसपे दोबारा उन्होंने फिर से राहुल गांधी ने ट्वीट करके बता दिया कि मैं किस शक्ति की बात कर रहा हूं और मोदी किस शक्ति की बात कर रहे हैं। और यहां पर मुझ में और मोदी में क्या फर्क है, यह राहुल गांधी यहां बता रहे थे। उस बाइट को भी सुनेंगे थोड़ी देर बाद, लेकिन पहले आना चाहता हूं एक एक करके बहुत सारे दो अलग अलग पहलू दोस्तों। एक सुप्रीम कोर्ट, जहां आज गुस्साया हुआ सुप्रीम कोर्ट नजर आया और वहां बहुत नाराज नजर आए सीजेआई, बहुत नाराज नजर आए जस्टिस गवई और बाकी तमाम दूसरे सदस्य जो संविधान पीठ के थे, और दूसरी तरफ राहुल गांधी लगातार वार कर रहे हैं। क्या निशाने पर तीर लगा है? चलिए चर्चा की शुरुआत करते हैं। हमारे साथ कुछ वरिष्ठ साथी जुड़े हुए हैं, उन सबसे परिचय करवाता हूं। देखिए, इस वक्त हमारे साथ 7 वरिष्ठ साथी जुड़े हुए हैं। डॉक्टर प्रकाश हिंदुस्तानी जी हैं, सुनील शुक्ला जी हैं, प्रशांत टंडन जी हैं, पंकज चतुर्वेदी जी हैं, डॉक्टर राकेश पाठक जी हैं, अमलेंदु उपाध्याय जी हैं, डॉक्टर दीपक पाचपोर जी हैं। आप सबका स्वागत है, इस्तकबाल है। और स्वागत इस्तकबाल आप तमाम दोस्त साथी शुभचिंतक आप सबका जो अब तक जुड़ चुके हैं, जो जुड़ने वाले हैं इस कार्यक्रम में। सीधा डॉक्टर राकेश पाठक जी आपके पास आना चाहता हूं। डॉक्टर साहब, 2 बातें बहुत महत्वपूर्ण चल रही हैं, पैरेलली चल रही हैं, जिसकी चर्चा हम कर रहे हैं। शुरुआत करते हैं पहले सुप्रीम कोर्ट से। सुप्रीम कोर्ट बहुत नाराज और बार बार एसबीआई जो कुछ कर रहा है, लेकिन अब एसबीआई का साथ देता हुआ एसोचैम और फिक्की भी नजर आ रहा है और मुकुल रोहतगी और अपनी टीम के साथ कूद पड़ते हैं और वहां बदतमीजियों की हद तक दिखाई देती है। वो सब थोड़ी देर में, क्योंकि आप तमाम साथी हैं, आप लोगों की बात, आपके विचार ज्यादा जरूरी हैं, इसलिए मैं उन तमाम बाइट्स को जो सुप्रीम कोर्ट के अंदर हुआ वो अभी नहीं दिखा रहा था। थोड़ी देर बाद जरूर हमारे तमाम साथियों के लिए लेके आऊंगा कि वो कैसी बदतमीजियां हो रही थी और आखिर क्यों सुप्रीम कोर्ट को कहना पड़ा कि चुप रहिए वरना अवमानना का नोटिस जारी कर देंगे हम। कैसे देखा जाए डॉक्टर साहब? राजीव जी, मुझे ऐसा लग रहा है कि योजनाबद्ध तरीके से सरकार अब इस अंतिम पाए को, इस आखिरी स्तंभ को ढहाना चाहती है, जिसका नाम है सर्वोच्च न्यायालय। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पिछले दिनों एक नीति कथा सुनाकर या महाभारत काल की सुदामा और कृष्ण की मित्रता के नाम पर चावल लेने और देने का जो कथानक बांच रहे थे, उसके पीछे भी इरादा यही था कि सुप्रीम कोर्ट को कटघरे में खड़ा किया जाए। जी। हो सकता है तब नरेंद्र मोदी ये न जानते हों कि वो जिन चावलों की बात कर रहे थे वो चावल इलेक्टोरल बॉन्ड के रूप में सामने आ जाएंगे। कौन सुदामा है और कौन कृष्ण है, चावल के बदले में किसने किसको क्या दिया है, इसका खुलासा हो गया है। इससे पहले भी हमें याद है किरण रिजिजू जी जब कानून मंत्री थे तब वे सुप्रीम कोर्ट को अपनी हदें बता रहे थे कि उसकी क्या लिमिट है, उसको अपनी औकात में रहना चाहिए। यद्यपि उन्हें उसके बाद वो अपना पोर्टफोलियो खोना पड़ा था। आज जिस तरह से मुकुल रोहतगी ने बदतमीजी, जैसे आप कह रहे हैं, सर्वोच्च न्यायालय की संविधान पीठ सामने बैठी है, उसके साथ में आप इस स्तर पर तकरार कर रहे हैं कि सीबीआई को यह कहना पड़े कि चिल्लाइए मत। इससे पहले बहुत कम ऐसे अवसर आए होंगे कि जहां संविधान पीठ के सामने पैरवी करने वाला कोई भी वकील, किसी भी पक्ष का हो, सरकारी पक्ष का हो या दूसरे पक्ष का हो, इस तरह का बर्ताव करते हुए नहीं देखा गया। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि सोच समझकर अब सरकार और सरकार के लघुए भगुए सर्वोच्च न्यायालय का मान मर्दन करने पर उतारू हैं, क्योंकि सर्वोच्च न्यायालय लगातार उनके लिए असुविधाजनक फैसले सुना रहा है, जी। जिसकी परिणति आज ये हुई कि सीबीआई को यह सब कहना पड़ा। वे भी कहां तक बर्दाश्त करें। लगातार इस मसले पर वे देख रहे हैं कि स्टेट बैंक ऑफ इंडिया और उसकी पीठ पर हाथ रखे हुए भारत सरकार किस तरह से इतने बड़े गड़बड़ झाले पर पर्दा डालने की कोशिश कर रहा है। हर बार सुप्रीम कोर्ट के सामने, सुप्रीम कोर्ट को हम लोगों के सामने यह कहना पड़ता है कि हमारा आदेश तो बिल्कुल स्पष्ट है,
हम तो हर बार साफ बात कर रहे हैं, आप फिर अगली सुनवाई पर कुछ और लेकर आ जाते हैं। तो मुझे लग रहा है कि आजिज आ गया है सुप्रीम कोर्ट भी, अब वो थक गया है इन लोगों की बदसलूकियों बदतमीजियों से, और ये अच्छे संकेत नहीं है। न्याय की सर्वोच्च आसंदी देश के हित में है, देश के लिए है, लोगों के लिए है। अगर सर्वोच्च न्यायालय के न्याय को भी प्रभावित करने की कोशिश की जाएगी, इस तरह आधा अधूरा न्याय लोगों तक पहुंचे इसकी कोशिश अगर सरकार करेगी, तो ये एक बहुत बड़ा खतरा है। दूसरा विषय आपने जो लिया था राहुल गांधी के बयान का, शक्ति को लेकर, जी मैं बड़ी मजेदार बात राजीव जी रेखांकित करना चाहता हूं। आज मैं दोपहर से देख रहा हूं और सुबह अखबारों में भी देखा था दूसरी जगह, राहुल गांधी का विवादित बयान। मैं समझ नहीं पाया राहुल गांधी का बयान विवादित कैसे हो गया। क्या राहुल गांधी ने शक्ति शब्द का इस्तेमाल करके कोई विवाद पैदा किया? क्या उसकी मीमांसा कुछ इस तरह से थी कि राहुल गांधी नारी शक्ति का, दैवी शक्तियों का अपमान कर रहे हैं? सच्चाई तो यह है कि नरेंद्र मोदी ने उसकी प्रतिक्रिया में जो कुछ कहा है वो विवादित बयान है। क्या देश के मुख्य धारा के न्यूज चैनल, वेबसाइट, न्यूज पोर्टल्स, अखबार ये लिखेंगे, ये शीर्षक बनाएंगे, ये हेडलाइन बनाएंगे कि राहुल गांधी के बयान पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विवादित बयान दिया है, उन्होंने एक शब्द की गलत व्याख्या करके वितंडावाद पैदा किया है। महाकवि निराला जी से लेकर दिनकर जी की कविताओं में जो शक्ति शब्द आया है, तो वो किस रूप में आया है, कल से अब तक सैकड़ों लोग सोशल मीडिया पर लिख चुके हैं। और बड़ी मजेदार एक बात कहना चाहता हूं, मैंने ट्विटर पर एक मित्र के रिट्वीट करते हुए लिखा है कि अगर शक्ति शब्द का अर्थ नारी है, स्त्री है, देवियां हैं, तो क्या अमेरिका और रूस नारियां हैं? क्योंकि उन दोनों देशों को तो हम महाशक्ति कहते रहे दशकों से, पूरी दुनिया उन्हें महाशक्ति कहती है, तो अमेरिका और रूस को भी नारी मानना चाहिए क्या? मुझे ऐसा लगता है कि नरेंद्र मोदी और भारतीय जनता पार्टी की घबराहट है, बौखलाहट है, जो इस तरह से एक शब्द को पकड़ के चुनाव का नैरेटिव बांधना चाहते हैं, परोसना चाहते हैं। पर मुझे नहीं लगता इस देश की जनता, देश का जो सामूहिक बौद्धिक चेतना है देश की, वो इतनी उथली या थोथी है कि राहुल गांधी के शब्द के वास्तविक अर्थ को नहीं समझेगी। और उन्होंने कल बहुत स्पष्ट सब कुछ कहा था, उसमें कोई गुंजाइश नहीं है कि कवि क्या कहना चाहता है इसकी व्याख्या आप इस तरह से करें। तो मैं समझता हूं राजीव जी, बीजेपी और नरेंद्र मोदी इस वक्त बहुत घबराए और बौखलाए हुए। जी जरा सुन लेते हैं राहुल गांधी ने कहा क्या था, जरा सुनते हैं। शक्ति से लेके ईवीएम तक राहुल गांधी ने जो कुछ कहा, आइए रख देते हैं, दूध का दूध और पानी का पानी, ऐसे हो जाएगा, क्योंकि यहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उसको मातृ शक्ति और क्या क्या देवी शक्ति से जोड़ तो रहे हैं, लेकिन प्रधानमंत्री से सवाल यह भी पूछा जा रहा है कि आपके नेता संदेश खाली का नाम तो ले रहे हैं, लेकिन आपके नेता मणिपुर का नाम क्यों नहीं ले रहे हैं? मणिपुर से लेकर दिल्ली में जो पहलवान लड़कियां बैठी थी उसका नाम क्यों नहीं ले रहे हैं? ऐसे बहुत सारे सवाल किए जा रहे हैं अलग अलग जगहों पे, कठुआ हो कि इधर उत्तर प्रदेश के अलग अलग, चाहे कितने सारे गिनाए, यहां पे बहुत सारे नाम आ जाएंगे। इन सब का जिक्र हो रहा है कि जब नारी शक्ति की ही बात कर रहे हैं तो नारी कितना यहां पर शक्तिशाली आपने अपने 10 साल के कार्यकाल में नारियों को बना दिया, इसका जिक्र भी कर दीजिए। लेकिन राहुल गांधी ना सिर्फ उस शक्ति की बात कर रहे हैं, राहुल गांधी ईवीएम की भी बात कर रहे हैं, सुनिए। हम शक्ति से लड़ रहे हैं, एक शक्ति से लड़ रहे हैं। अब सवाल उठता है वो शक्ति क्या है? जैसे किसी ने यहां कहा राजा की आत्मा ईवीएम में है। सही है, सही है, राजा की आत्मा ईवीएम में है। हिंदुस्तान की हर संस्था में है, ईडी में है, सीबीआई में है, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट में है। तो राजा की आत्मा न सिर्फ ईवीएम में है बल्कि हर संस्था में है। ये संवैधानिक संस्थाओं में ईडी, सीबीआई, इनकम टैक्स, इन तमाम बातों का जिक्र कर रहे थे और यही उन्होंने अभी जो थोड़ी देर पहले पोस्ट किया है उसमें भी इसी का जिक्र किया है। आना चाहता हूं पंकज चतुर्वेदी जी आपके पास। पंकज जी, जरा आपसे भी समझूं कि एक तरफ राहुल गांधी
कल का जो राहुल गांधी का भाषण, राहुल गांधी ही नहीं बल्कि कल्पना सोरेन, वहाँ तेजस्वी यादव, चाहे और भी तमाम नेता, फारूक अब्दुल्ला ने बहुत शानदार भाषण दिया, वहाँ महबूबा मुफ्ती ने बहुत शानदार भाषण दिया। इंडिया गठबंधन की एक मजबूती और यहाँ से जो एक पैगाम पूरे देश को गया है, वही 60% आबादी, 40 और 60 की ही लड़ाई अगर लड़ रहे हैं, क्योंकि वो 40 और 60 यहाँ इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि 37% के वोट परसेंट जो पिछली बार 2019 की बात हम करते हैं, उसका जिक्र करते हैं। तो एक तरफ राहुल गांधी और इंडिया गठबंधन और दूसरी तरफ सुप्रीम कोर्ट, दोनों जगह सुप्रीम कोर्ट को आज कहना पड़ा, एसबीआई की तरफ से जो वकील, वरिष्ठतम वकीलों में से एक सामने खड़े थे, तो वो कह रहे हैं, हरीश साल्वे साहब, तो उनसे सुप्रीम कोर्ट ने कहा, सीजेआई ने कहा कि आप यहाँ राजनीतिक दल के रूप में नहीं आए हैं। ये साफ साफ उन्होंने कहा, ये टिप्पणी है कि आप राजनीतिक दल नहीं हैं, आप एसबीआई की तरफ से हैं और उसी हिसाब से आप बात कीजिए। तो जो ये वार है, जो ये हमला है, क्या यहां से बौखलाई हुई है बीजेपी और खासकर नरेंद्र मोदी बौखलाए हुए हैं? क्योंकि अब चुनाव की घोषणा हो चुकी है और आज चुनाव की घोषणा का दूसरा दिन है, 16 तारीख, आज 18 तारीख है। क्या यह हाथ से फिसलती हुई बाजी दिखाई दे रही है? पंकज जी। जी, आप अदालत के जो दांव पेच है उनको थोड़ा ध्यान से देखिए। पहले सुप्रीम कोर्ट की बार का जो अध्यक्ष है वो एक पत्र लिख देता है कि सुप्रीम कोर्ट को इसमें दखल नहीं करना चाहिए। बाद में पूरा सुप्रीम कोर्ट के वकील और सुप्रीम कोर्ट खुद कहती है, कोर्ट की बेंच की, ये एक व्यक्तिगत रूप से लिखा हुआ गया पत्र है और इसके लिए उनको कहीं भी अधिकृत नहीं किया गया था कि वो इस प्रकार का खत लिखे। और आज उस बात को लेकर कोर्ट ने लगभग अध्यक्ष महोदय को डांट पिलाई है। इसके बाद में मसला आया चीखने चिल्लाने का। यह चीखने चिल्लाने की घटना कल भी हुई थी, ऐसा नहीं कि आज ही हुई है, कल भी वहां पर ऐसा ही व्यवहार किया गया था। आज सीजेआई ने वार्निंग दी है। अब आप सोचिए कि आखिर ऐसा क्यों ना हो। थोड़ा सा क्योंकि इस पैनल में सभी विद्वान लोग बैठे हैं, थोड़ा गिनती गिने। 1 खरब 65 अरब 18 करोड़ 10,99,000, ये जो अमाउंट है ना, इस अमाउंट के इलेक्टोरल बॉन्ड है। भाई गिनती गिनिए जरा, तो मालूम पड़ेगा कि इतनी बड़ी जान। आपको ध्यान होगा कि मैंने आपके ही एक शो में लगभग पिछले महीने पंचतंत्र की एक कहानी सुनाई थी। इसके अंदर वो ऋषि वाली कहानी थी कि चूहों की जान जो थी, जब सोने की हड़ा निकाल दिया था तो चूहों ने कूदना बंद कर दिया था। याद होगा शायद जी जी बिल्कुल हमारे दर्शकों को। तो ये उस समय मुझे थोड़ा अंदाज था कि सोने का हड़ा खोदा जाना है। ये जो चूहे कूद नहीं पा रहे हैं ना ऊपर तक, उसका ये कुलबुलाहट है। और जिस तरीके से मोदी जी और मोदी जी के गिरोह के पत्रकार, मैं दुर्भाग्य से देखता हूं कि पत्रकारों का बुद्धि और विवेक इतना शून्य कैसे हो चुका है। राहुल गांधी के कल के बयान को हम शक्ति से लड़ रहे हैं, उन्होंने शक्ति रूपा के रूप में ले लिया। अरे भाई, त्रेता और द्वापर दोनों युग में आसुरी शक्तियों का विमर्श है। समुद्र मंथन के समय कहा गया कि एक तरफ आसुरी शक्ति थी, एक तरफ देव शक्ति थी। शक्ति का मतलब ताकत से ही है। शक्ति कोई देवी स्वरूपा नहीं होती है, शक्ति रूपा होती है देवी, लेकिन आसुरी रूपा भी शक्ति होती है। यानी पढ़े लिखे समझदार लोग उस चीज को इस तरीके से प्रस्तुत कर रहे हैं कि जैसे उन्होंने न तो रामायण काल की कुछ किताबें पढ़ी, न महाभारत काल की पढ़ी। भाई वो राहुल गांधी स्पष्ट कह रहे हैं कि मैं आसुरी शक्तियों से निपट रहे हैं, व्यक्ति से नहीं निपट रहे हैं। और मोदी जी दुर्भाग्य से देश के सबसे बुरे प्रधानमंत्री हैं, जो हर समय किसी चीज को मिस इंटरप्रेटेट करते हैं और उसका इमोशनल ब्लैकमेल करते हैं। जैसे उन्होंने पिछली बार
मेरे को पिछड़ा होने को गाली बकी, मेरे पिताजी को नहीं, पिछड़ी जाति को गाली का भी कर दिया था, फिर परिवार को गाली बकी। ये सब वो जो करते रहते हैं ना, ये एक बड़ा अनफॉर्चुनेट है और ये उससे उनको बचना चाहिए। हालांकि मुझे लगता है कि जब आदमी बौखलाता है तो इसी तरीके की हरकतें करता है और मोदी जी इस समय नहायत बौखलाए हुए हैं। कल का जहां तक बंबई के भाषण का सवाल है, आपको बताऊं कि सबसे कम उम्र के तेजस्वी ने जो भाषण में चरण स्पर्श की बात कही, या शरद पवार ने बोला कि हम तो आपसे बात करते ही रहते हैं, उन्होंने हिंदी में बोला और बोला कि जो वहां अतिथि आए हम उनको सुनते हैं। या कल्पना सोरेन ने पहली बार इतनी बड़ी पब्लिक मीटिंग को एड्रेस किया, या उद्धव ठाकरे जब बोलने को खड़े हुए और उनके साथ में लोगों का जो कोलाहल था, वो सब चीज ने, महबूबा मुफ्ती ने किस तरीके से हिंदुस्तान की आजादी को लेकर, कॉन्स्टिट्यूशन को लेकर बात की, बहुत एक गुलदस्ते के रूप में प्रहार किया है उसने और एक सशक्त विपक्ष का एक चेहरा दिया है। जो लोग कहते हैं कि हम विपक्ष के पास में चेहरा नहीं, विपक्ष के पास में विचार नहीं है, उनके सामने कल एक बहुत बड़ा इंद्रधनुषी रंग था और जाहिर है कि इससे इनका बौखलाना लाजमी है। अब आप देखिए आपका एक व्यक्ति आपकी मंत्रिमंडल का सदस्य है और जब आप बिहार के अंदर आज समझौता करते हैं, सीटों का बंटवारा करते हैं, तो जो मंत्री बना हुआ उसको समझौते से बाहर कर दिया, उसको कोई सीट नहीं दी। तो ये जो जिस तरीके की बौखलाहट दिख रही है उनके उसमें, क्योंकि अभी उनको क्या लग रहा था कि इरिटेट करके, प्रक करके किसी तरीके से इंडिया गठबंधन या भारत गठबंधन की सीटों की घोषणा हो जाए, उसके बाद वो जोड़ तोड़ कर सके, खरीद कर सके, गणित लगा सके। लेकिन इंडिया गठबंधन के नेता बहुत वाइजली इस बार कह रहे ठीक है अब तुम सीटें घोषित भी कर दो। तो ये जो उनकी जो चुनाव की तकनीक है और चुनाव की जो नीति है उस पे बहुत बड़ी चोट लग रही है। और सबसे बड़ी चीज है कि कर्नाटका और तेलंगाना के चुनाव में जिस तरीके से टीम सैम पित्रोदा ने काम करके ईवीएम मशीनों को नल एंड वाइट किया और वो टीम यदि आज इस बार पूरे देश में काम करने को लग गई तो ईवीएम वाले इनका जो भंडाफोड़ हो सकता है। जी जी जी, ये बहुत बड़ी बात आप कह रहे हैं कि ईवीएम वाला जो है वो भंडाफोड़ अगर हो गया, और राहुल गांधी जो बात कह रहे हैं और बाकी तमाम नेता वहां कह रहे थे उस मंच से कि राजा की आत्मा जो है वो ईवीएम में बसती है, ईवीएम में ही है। तो एक तरफ ईवीएम, दूसरी तरफ सुप्रीम कोर्ट, और इन सब के बीच चूंकि चुनाव की घोषणा हो चुकी है और बिहार पर नजरें सबकी टिकी हुई थी। अभी चूंकि आप कह रहे थे तो थोड़ा सा ये जानकारी हमारे तमाम साथियों को दे दूं कि बिहार में एनडीए, बीजेपी, जेडीयू, हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा, चिराग पासवान की पार्टी लोजपा और उनके चाचा की पार्टी लोजपा, और उसके अलावा उपेंद्र कुशवाहा ने भी अपनी पार्टी बना ली है। ये सब एनडीए कुनबे में हैं। और लेकिन चाचा भतीजे को तो चिराग पासवान को 5 सीटें दे दी गई हैं, लेकिन चाचा को बिल्कुल बाय बाय कह दिया गया है, टाटा कह दिया गया है। उपेंद्र कुशवाहा को भी 1 सीट दी गई है और हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा यानी जीतन राम मांझी को भी 1 सीट। 16 सीटों पर लड़ेंगे नीतीश कुमार, उनकी पार्टी जेडीयू, और 17 सीटों पर बीजेपी। 17, 16, 5, 1, 1, यह है 40 सीटों का गणित। और इसमें जो 5 है चिराग पासवान की पार्टी, इनको तो मिल गया, लेकिन चाचा जो मंत्री रहे उनको कुछ नहीं मिला। केंद्र में मंत्री हैं, आपको पता होगा, और उनको कुछ नहीं मिला। पशुपति पासवान जो उनके चाचा हैं उनको कुछ नहीं मिला। तो अब सुनने में ये आ रहा है कि वो कैबिनेट से इस्तीफा दे सकते हैं। अब कैबिनेट से इस्तीफा दे दो नहीं दे दो क्या फर्क पड़ता है, बेइज्जती तो हो गई आपकी पूरी। खैर आगे बढ़े और आना चाहता हूं डॉक्टर प्रकाश हिंदुस्तानी जी जल्दी आपके पास, आपसे भी जरा समझो, एक तरफ सुप्रीम कोर्ट, दूसरी तरफ बहुत सारी बातें और वो भी चुनाव को लेकर। लेकिन सुप्रीम कोर्ट पर जो सुप्रीम कोर्ट और उसमें भी जो सुप्रीम कोर्ट की नाराजगी है उसको किस हिसाब से कैसे देखा जाए? पंकज जी ने बताया कि पहली बार नहीं है कि सुप्रीम कोर्ट नाराज हुआ है। ऐसे कई मौके इस सरकार ने दिए कि सुप्रीम कोर्ट, सीजीआई या जो पीठ पर बैठे हों न्यायमूर्ति वो नाराज हो। दरअसल बीजेपी कोई ना कोई रास्ता तलाशती रही है
कि कैसे वो तमाम आरोपों से बच जाए, टल जाए। और ये बात बिल्कुल सही है कि जिस तरह मीडिया में खबरें राहुल गांधी के खिलाफ आ रही हैं, राहुल गांधी के शक्ति शब्द पर आ रही, और प्रधानमंत्री मोदी जी के शब्द की गलत व्याख्या पर नहीं आ रही, यहां तक तो ठीक ही है। यहां तक कि मैंने देखा कि कई चैनलों के एंकर और पत्रकार अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर भी स्तुति करने से बाज नहीं आ रहे और कह रहे हैं कि राहुल गांधी ने नारी शक्ति के बारे में ये कहा है, वो कहा है। तो बड़ी हास्यास्पद बातें हैं। बहुत अच्छे से मेरे पूर्व साथी बता चुके हैं कि किस तरह राहुल गांधी ने आसुरी शक्तियों का जिक्र किया और बताया कि तोते, राक्षस की आत्मा तोते में है, और वो तोता क्या है ये भी उन्होंने बता दिया। तो तोते को लेकर अब किसी के मन में कोई भ्रम नहीं है, और अब सब लोग ये जानते हैं कि चौकीदार ही है। तो सब लोगों को लगता है कि चौकीदार पर जो आरोप लग रहे थे वो सही है, और चौकीदारी की जो बात की जा रही थी वो भी सही थी कि जो पहले कहा गया था। एक विचित्र बात यह कि मोदी जी हर बार किसी एक शब्द को लेकर ऐसा बखेड़ा कर देते हैं कि उन्हें लगता है कि वो सारी सरस्वती उन्हीं के जिह्वा पर विराजित है, उन्हीं के पास है। परिवार की बात हो, दलित ओबीसी की बात हो, और अब नारी शक्ति को लेकर वो बात कर रहे हैं। तो ये बात कहाँ कही राहुल गांधी की नारी शक्ति, लेकिन जो बात कही उससे मिर्ची लगी, और कोई ना कोई शब्द का बात का बतंगड़ बना लेने की आदत है बीजेपी के नेताओं में। क्योंकि बीजेपी को ये लगता है कि चूंकि पूरा मीडिया उसके यहाँ रेहन रखा हुआ है, तो उस मीडिया के लोगों के जरिए, मीडिया के माध्यम से वे जो चाहे वो बात लोगों को बता सकते हैं। लेकिन वो भूल जाते हैं कि एक समानांतर मीडिया भी है, सोशल मीडिया भी, जो बता रहा है कि किस तरह से चंदा लिया गया, किस तरह चौकीदार ने डंडी मारी, किस तरह चौकीदार ने माल उड़ाया। ये सब बातें अब साफ हो रही हैं। और मुझे लगता है कि अगर कांग्रेस ने और इंडिया गठबंधन के लोगों ने इस मुद्दे को सही तरीके से जन जन तक पहुंचाया, तो जनता सरकार को बता देगी कि जिस तरीके से कानून बदले गए, इलेक्टोरल बॉन्ड लाने के लिए कानून बदले गए और इलेक्टोरल बॉन्ड लाया गया और छुपाया गया, सच्चाई को छुपाया गया, वो किस सरकार के लिए खतरे की घंटी हो सकता है। मुंबई में कल की इंडिया गठबंधन की रैली के बारे में कहा जा सकता है कि ऐतिहासिक रैली हुई, और ऐतिहासिक रूप से दादर की उस रैली में लोगों ने प्रतिसाद किया। सभी वर्ग के लोग वहां बैठे थे। कल ही मेरी बात मुंबई के एक जाने माने पत्रकार से हुई, तो उन्होंने कहा कि मुंबई में शिवसेना मतलब उद्धव ठाकरे की शिवसेना, और एनसीपी मतलब शरद पवार की एनसीपी। तो एनडीए भले ही कहे कि हमारे पास ये शिवसेना है, हमारे पास वो शिवसेना है, लेकिन अब उसे कोई जन समर्थन मिलेगा, मुझे लगता नहीं कि उसे समर्थन मिलेगा। पिछली बार जो शिवसेना शिंदे जी की शिवसेना थी, उसे समर्थन मिला था इसलिए कि बाल ठाकरे की तस्वीर लेकर आगे आ रहे थे। तो तमाम राज्यों में बीजेपी के सामने चुनौतियां खड़ी ही हैं। सीटों के बंटवारे में भी बीजेपी को बहुत ज्यादा समझौते करने पड़े हैं, और इंडिया गठबंधन के लोग जब आएंगे सामने, जब मतदान होगा तो बताएंगे, लोग, जनता बता देगी कि वो किसके साथ है, झूठ के साथ है या झूठ के खिलाफ लड़ने वालों के साथ है। वो चौकीदार उन चौकीदारों के साथ है जो दंभ भरते हैं, या वाकई ईमानदार लोगों के साथ है। तो मुझे लगता है कि अभी जैसे जैसे चुनाव नजदीक आ रहा है, बौखलाहट बढ़ती जाएगी सत्तारूढ़ पार्टी की और उसके गठबंधन की भी, और मीडिया के एक बड़े वर्ग की। लेकिन जो शक्ति की बात है उसमें और भी शक्तियां हैं। राहुल गांधी ने उनका जिक्र नहीं किया, और उन शक्तियों में संविधान से जुड़ी कुछ संस्थाएं भी है, उनका नाम लेना नहीं चाहूंगा, लेकिन राहुल गांधी ने इशारा जरूर कर दिया है कि जिन शक्तियों के साथ इंडिया गठबंधन की लड़ाई है, जनता की लड़ाई है, वो लड़ाई बहुत मायने रखती है। और उन्होंने खुलकर सारी बातें साफ साफ कही। इतनी सारी बातें, इतना खुलकर बोलने वाला इस देश में कोई और नेता नहीं है जो नाम ले लेकर बोलता हो। मुझे लगता है कि ये इस हिम्मत की दाद देगी जनता, और वोट के रूप में अपना प्रतिसाद बताएगी कि वो किसके साथ है।
राजीव। जी बिल्कुल बिल्कुल। बस कुछ दिनों का इंतजार है और चुनाव की घोषणा हो चुकी है, तो अब मतदान भी होगा और मतदान के बाद रिजल्ट भी आएगा 4 जून को। किसकी सरकार बनेगी और किसकी जाएगी, क्या इंडिया गठबंधन की सरकार बनेगी 4 जून को या रिपीट करेंगे नरेंद्र मोदी, ये सब कुछ देखा जाएगा। बहुत ज़्यादा वक्त नहीं है, लेकिन उस बीच बहुत सारी बातें होंगी, बहुत रोना धोना होगा, बहुत सारे आप यहाँ एक्टिंग देखेंगे, बहुत कुछ देखेंगे। तो इसलिए एक अच्छी फिल्म और अच्छे क्लाइमैक्स के लिए तैयार रहिए और इंतजार कीजिए, हम आप तक सब कुछ पहुंचाएंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अलग अलग शब्दों को पकड़ के और उन शब्दों के दम पर आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन उनके ऊपर जो वार हो रहा है, चाहे मणिपुर को लेकर हो, चाहे सुप्रीम कोर्ट में अब चुनावी चंदे को लेकर यानी इलेक्टोरल बॉन्ड को लेकर जो बातें हो रही हैं, इन पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कभी नहीं बोलते हैं। आखिर क्यों नहीं बोलते हैं, सवाल बहुत बड़ा है। आएंगे प्रशांत जी के पास, लेकिन पहले सुनील जी आपके पास आना चाहता हूं। सुनील जी, ये 2 बातें पैरेलल चल रही हैं कल से लेके आज तक। सुप्रीम कोर्ट भयंकर गुस्से में आज नजर आया, भयंकर गुस्से में। अगर और थोड़ा गुस्सा दिलाते तो शायद अवमानना का नोटिस तुरंत थमा दिया जाता, ऐसा दिख रहा था। सुप्रीम कोर्ट से ही आपसे सुनना चाहता हूं और फिर वहां से आगे क्या कुछ आप देखते हैं। यहां से चुनाव अगर पॉलिटिकली देखा जाए, देश की सियासत को देखा जाए, तो किस दिशा में जाता हुआ चुनाव दिखाई दे रहा है। क्या यहां भयंकर डर में है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, एक तरफ भयंकर गुस्से में सुप्रीम कोर्ट, इधर भयंकर डर में है क्या? धन्यवाद राजीव जी। सुप्रीम कोर्ट के इस आदेश से, यह सुप्रीम कोर्ट का यह आदेश केवल किसी मुकदमे का आदेश नहीं है, कोई लंबित मुकदमे का निस्तारण नहीं है। सुप्रीम कोर्ट का यह फैसला उस सरकार के चेहरे को बदनुमा दिखा रहा है जो अपने को पाक साफ बता रहा था। जो सरकार, जो नेता, जो पार्टी अपने आप को भ्रष्टाचार के खिलाफ जीरो टॉलरेंस की बात कर रही थी, वह आकंठ भ्रष्टाचार में डूबी ही नजर आ रही है। यह पूरी की पूरी छवि धूल धूसरित हो गई इस आदेश से। यह सरकार जो ये कहती थी कि न खाएंगे न खाने देंगे, जो इस तरह का नैरेटिव चला रही थी, यह पूरा का पूरा नैरेटिव खत्म हो गया। तो यह सामान्य फैसला नहीं है। इसीलिए आप देखिए कि कोई ना कोई अवरोध पैदा करने की कोशिश की जा रही है और सुप्रीम कोर्ट ने आज सबको नंगा कर दिया। आज भी पहले एसबीआई के साथ जो फैसला आया, एसबीआई को के जो आदेश दिया था सुप्रीम कोर्ट ने, उसको रोकने के लिए इस देश के वरिष्ठतम अधिवक्ताओं में से एक मुकुल रोहतगी, मतलब मुकुल रोहतगी, अरे सॉरी, हरीश साल्वे साहब आए। राजीव जी, हम लोग जितने यहाँ 6-7 लोग बैठे हैं, हम सब लोग मिल करके उनकी फीस नहीं दे सकते। इस पैनल में जितने लोग हैं, इस सब लोग मिल करके अपने 2-4-10 महीने की सैलरी मिला देंगे, तभी उनकी फीस नहीं दे सकते। एसबीआई पब्लिक मनी से एक बड़े वकील को खड़ी की, जिसको सुप्रीम कोर्ट सुनने के लिए तैयार नहीं है। आज मुकुल रोहतगी साहब खड़े हुए। मुकुल रोहतगी का भी मैं सम्मान करता हूं, बहुत बड़े वकील हैं, वो काबिल वकील है इस देश के। और वो किसकी तरफ से आ रहे हैं? उद्योग महासंघ की तरफ से, इस देश को उद्योग एसोचैम और सीआईआई की तरफ से। भाई, आपको क्या आपत्ति हो सकती है? आपने पैसा दे दिया, जिसको दिया सो दिया, तो आपको बताने में क्या दिक्कत है? जी बिल्कुल। या तो दाल में काला है या पूरी की पूरी दाल काली है, जिसको आप चाहते हैं कि वो सामने ना आने पावे। और उनको भी सुप्रीम कोर्ट ने यह कोई बात कही, जब मुकुल रोहतगी साहब ये कहते हैं कि साहब मैं इसमें पार्टी नहीं था, तो जब आप पार्टी नहीं थी तो आज क्यों चले आए? आपको पार्टी नहीं बनाया गया तो आप क्यों चले आए? और उस समय गवाही साहब ने कहा कि यह पूरी दुनिया देख रही थी कि इस मामले की सुनवाई हो रही है और आपको इसकी जानकारी नहीं थी। राजीव जी, इस देश में 1969 में एक कानून बना था जिसमें कहा गया था कि कारपोरेट राजनीतिक दलों को चंदा नहीं दे सकते। यह वही देश है, क्योंकि यह था कि पूंजीपतियों, औद्योगिक घराने के लोग इस देश के नीति निर्माताओं पर, नीतियों पर असर डाल सकते हैं। 1985 में उस कानून में संशोधन किया गया और कहा कि ठीक है, कारपोरेट भी पैसा दे सकता है, लेकिन अपनी आमदनी के अगर 3 साल तक लगातार आपको लाभ हुआ हो और उस लाभ का अधिकतम 7.5%। यह फैसले उन सरकारों ने किए थे जिसके ऊपर आज की सरकार भ्रष्टाचार में लिप्त होने का आरोप लगाती है, औद्योगिक घरानों से साठगांठ का आरोप लगाती है, कर अपवंचन का आरोप लगाती है और आर्थिक लाभ देने का आरोप लगाती है। इस सरकार ने 2017 में आकर के एक संविधान संशोधन किया और उस संशोधन में
जितने तरह के प्रतिबंध थे कारपोरेट के ऊपर चंदा देने के, सब खत्म कर दिए और एक ऐसी व्यवस्था पारदर्शिता के नाम पर, काले धन रोकने के नाम पर ले आई जो पूरी तरह से काले धन से लिप्त है। उस समय भी लोगों ने इस बात को कहा था कि यह कानून किसी भी तरह से पारदर्शी नहीं है, यह कानून किसी भी तरह से ऐसा नहीं है जिससे कि राजनीति के ऊपर उद्योगपतियों का असर न पड़ जाए, लेकिन कोई सुनने के लिए तैयार नहीं था। उसके बाद भी जब एक कानून लाया गया उस समय कहा गया कि केवल लोकसभा चुनाव के दौरान इस इलेक्टोरल बॉन्ड खरीदे और दिए जाएंगे। बाद में एक सामान्य से संशोधन से इसको विधानसभाओं के भी लागू कर दिया गया। कोई रोकने वाला नहीं, कोई बात करने वाला नहीं, और केवल आप पारदर्शिता के नाम पर एक काम कर रहे थे। तो आपने जितना माहौल बना रखा था, एक सक्षम, ईमानदार, जनहित वाली, जनता के प्रति प्रतिबद्ध सरकार का और साफ सुथरी सरकार की जो आपने छह बना रखी, वो पूरी की तरह से पाखंड साबित हुआ जो ये आदेश आया और जो तथ्य सामने आए। तो आप ये सोचिए कि क्या सरकार कोई भी, क्या उद्योग परिसंघ या एसोचैम अपने आप चला गया? अगर एसोचैम और सीआईआईए को अगर पार्टी बनना होता तो जब ये मुकदमा दाखिल किया गया था उस समय नहीं अपेयर होती कहने के लिए कि साहब मेरी बात भी सुनी जाए। ये तो सरकार के दबाव में लोग जा रहे हैं। सरकार ये चाहती है कि किसी तरह से जो अब तक जो हुआ सो हुआ, ये नंबर मिलान का काम रुक जाए जी। अब यह बात आपको देखना चाहिए कि जिस कानून को सर्वोच्च न्यायालय ने असंवैधानिक, गैर कानूनी और मनमाना कहा, उसके पक्ष में देश के वित्त मंत्री खड़ी नजर आई और उन्होंने कहा कि यह चंदा लेने का एक बेहतर तरीका था। उन्होंने कहा कि वो सुप्रीम कोर्ट के निर्णय पर टिप्पणी नहीं, बोले सुप्रीम कोर्ट के निर्णय पर टिप्पणी नहीं कर रहे तो और क्या कर रही है। और आप गृह मंत्री जी का बयान भी सुन लीजिए जो उन्होंने एक मीडिया समूह के कॉन्क्लेव में कहा। मैं उन्हीं की बात का समर्थन करता हूं। उन्होंने कहा कि अगर ये सब तथ्य खुलेंगे तो विपक्षी दल बेनकाब हो जाएंगे। अरे कर दीजिए आप बेनकाब उनको, किसने मना किया? क्या इस देश के किसी नागरिक ने कहा कि नहीं साहब विपक्षी दलों का बेनकाब मत कीजिए? आज कम से कम 11 राजनीतिक दल हैं जिन्होंने यह बता दिया कि हमको किससे किससे पैसा मिला है। भारतीय जनता पार्टी क्यों नहीं आगे कहती कि हमको किससे पैसा मिला है? कम से कम कांग्रेस एक कदम आगे बढ़ के कही है कि हमने यह रिकॉर्ड नहीं रखा है कि हमको किसने पैसा दिया, लेकिन सुप्रीम निर्वाचन आयोग और स्टेट बैंक बता दे कि कांग्रेस को किस किस औद्योगिक घराने ने पैसा दिया है, क्योंकि आपके पास रिकॉर्ड सबका है। भारतीय जनता पार्टी तो इस बारे में कुछ नहीं करने के लिए तैयार है। तो क्या सर्वोच्च न्यायालय अपने इस फैसले को लेकर के जो अवरोध पैदा किए जा रहे हैं उसको स्वीकार कर लेगा? बिल्कुल नहीं कर सकता, बिल्कुल नहीं। और ये जो ये तरीका इन लोगों ने ही अपनाया। वही स्थिति अब मैं मुकुल रोहतगी जैसे वकील के खिलाफ के बारे में सर्वोच्च न्यायालय का यह रवैया होगा, यह तरीका बोलने का होगा, मेरे जैसे आदमी के लिए आश्चर्यजनक है, क्योंकि बड़े आदरणीय अधिवक्ता है, बड़े अच्छे न्यायविद हैं, संविधान के जानकार हैं। उनको भी जब बोलने नहीं दिया तो सर्वोच्च न्यायालय अपने इस मसले को लेकर कितना गंभीर है और इस देश के लोकतांत्रिक संस्थाओं, लोकतंत्र के प्रति कितना गंभीर है, ये पता चलता है। अब आप राहुल गांधी की जो सभा हुई, सभा में जो उन्होंने भाषण दिया, मैं तो कल्पना सोरेन का कल से मुरीद हो गया, तेजस्वी यादव का मैं समर्थक हो गया, जिस तरीके के भाषण इन्होंने दिए। और राहुल गांधी का सबसे लंबा भाषण राहुल गांधी का था, लगभग 35-37 मिनट, लगभग 40 मिनट के आसपास। हर विषय को जो बात लोग कहते हैं कि यह इंडिया दल समूह अपने कार्यक्रमों को नहीं बता रहा, हर एक एक चीज राहुल गांधी ने सबके सामने रखी। प्रधानमंत्री जी ने जो बात कही, प्रधानमंत्री के रूप में उनको कहना भी चाहिए कि आप नारी शक्ति के सम्मान को बचाने के लिए जान दे देंगे। किसी प्रधानमंत्री के द्वारा कही गई यह बात उस देश के नागरिकों के लिए गर्व का भाव पैदा करता है, लेकिन वह जान मणिपुर की महिलाओं के लिए क्यों नहीं दी आपने? वह जान कहां असुरक्षित हो गई, कहां आपने उसको सुरक्षित रख दिया जब महिला पहलवानों को जंतर मंतर पर घसीटा जा रहा था? वह जान आपने तब क्यों नहीं लगा दी जब उन महिला पहलवानों को अपने धरना स्थल पर बैठने के लिए सामान्य चारपाइयां पहुंचाई जा रही थी और पुलिस ने उनको देने नहीं दिया? जब आपकी यह प्रतिष्ठा उस समय कहां चली गई थी जब हाथरस में एक दलित महिला को जला दिया गया? आपकी जान उस समय कहां थी जब उन्नाव में आपके पार्टी के एक नेता ने, आपके पार्टी के एक विधायक ने जो एक परिवार के साथ जो खिलवाड़ किया?
उस महिलाओं के साथ खिलवाड़ किया। सजा होने के बाद भी आपने कौन सी कार्रवाई कर ली? ये क्या देश के सामने नहीं है? आपके भाषण देने से, आपकी बात चीजों को खींच के ले, आप देख उसका आप प्रतिफल देख लीजिए। प्रधानमंत्री जी ने अपने भाषण में कितनी बार प्रयास किया कि लोग तालियां बजा दें। आप वीडियो दिखा सकते हैं अपने नागरिकों को जी। और जब राहुल गांधी ने ईवीएम का नाम लिया तो आप उस समय देख लीजिए क्या स्थिति थी उसी शिवाजी पार्क के मैदान में। और कम से कम मैं तो मानता हूं कि एक राहुल गांधी के भाषण पर प्रतिक्रिया दे करके कम से कम मोदी जी ने स्वीकार कर लिया कि राहुल गांधी उनके सामने खड़े हैं। उन्होंने जिस तरीके से उन्होंने राहुल गांधी पे हमले किए हैं, यानी कि एक विपक्ष के रूप के सामने, विपक्ष के चेहरे के रूप में राहुल गांधी, कल लगभग जितने नेताओं ने भाषण दिया, जिस तरीके से राहुल गांधी की उन्होंने बातें की, ये लगने लगा है कि विपक्ष के नेता के रूप में या विपक्ष के चेहरे के रूप में राहुल गांधी ही सामने है इस देश की जनता के समक्ष। और सबने उनकी यात्रा का समर्थन किया, सबने यात्रा की उपलब्धियों की चर्चा की और इस यात्रा की आवश्यकता बताई। हर व्यक्ति, जितने नेता बोल रहे थे वहां, तो अपने वक्तव्य से प्रधानमंत्री जी स्वीकार करने लगे हैं। किया उन्होंने पहली बार चुनाव घोषणा के बाद उन्होंने शिवाजी पार्क का नाम लिया, नेता के बारे में कही, नेता के वक्तव्य का उल्लेख किया। सवाल ये नहीं है, सवाल अगर आप विषयांतर भी करना चाहें तो आप विषयांतर कर नहीं सकते, क्योंकि आज जितने मुद्दे हैं, जितने सरकार के समक्ष मुद्दे हैं, सरकार की विफलताओं के मुद्दे हैं, वो आपके सामने आ गए। आप आज की घटना, जिस बिहार की घटना का आपने उल्लेख किया, बिहार की घटना के पहले आप याद कीजिए, प्रधानमंत्री जी ने भी आंध्र प्रदेश में भाषण दिया, जिसमें उनके बगल में बैठे हुए चंद्रबाबू नायडू जी और जन सेना के जो वहां के फिल्म अभिनेता है वो, उन्होंने कहा, उन्होंने आरोप लगाया कि कांग्रेस अपने सहयोगियों का उपयोग करके फेंक देने वाली पार्टी रही है। एक कल का आरोप है उनका, मैंने पढ़ा अखबारों में जी। और आज क्या परिणाम सामने आया कि पशुपति पारस को आपने कैबिनेट मिनिस्टर बनाया और आज आपने उनको कहीं नहीं रहने दिया। कौन किसका उपयोग करके कौन किसको फेंक रहा है? शिवसेना के बूते आप महाराष्ट्र में गए, आपकी अपनी ताकत तो कभी नहीं थी। शिवसेना के बूते आप महाराष्ट्र में गए और उसी शिवसेना को आपने तोड़ दिया। और उस शिवसेना को आपने, जिस व्यक्ति ने शिवसेना को स्थापित किया, जनमत संग्रह तैयार किया, संगठन तैयार किए, लोगों को जोड़ने की कोशिश की, जगह जगह इकाइयां बनाई, उस पूरे के पूरे नेताओं के माध्यम से आपने कोशिश किया कि पूरे संगठन को हम खींच लें, और आप आरोप लगा रहे हैं कांग्रेस पे। तो आप कुछ भी कर लें, जो विपक्ष के द्वारा मुद्दे खड़े किए गए हैं, अगर भारतीय जनता पार्टी उसका जवाब नहीं देगी तो उसका वह असर नहीं पड़ने वाला है जिसकी उम्मीद कर रही होगी वो। जी जी, बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। बहुत सारी बातें हम कर रहे हैं दोस्तों, और इसमें दो प्रमुख मुद्दे हैं। एक, सुप्रीम कोर्ट जो भयंकर गुस्से में आज नजर आया, और क्यों नजर आया गुस्से में वो हम आप तक पहुंचा ही रहे हैं। दूसरी तरफ इंडिया गठबंधन, उनकी तैयारियां, और कल इंडिया गठबंधन की जो बैठक हुई, राहुल गांधी की यात्रा, उसका समापन, यानी राहुल गांधी ने 2 यात्राएं कर ली। एक भारत जोड़ो यात्रा 4000 किलोमीटर तक पूरा पैदल उन्होंने नापा, और 6300 किलोमीटर वो हाइब्रिड यात्रा करते नजर आए, जिसमें पैदल भी थे, जिसमें बस में भी थे, और बहुत हद तक वो जीप के ऊपर सवार होकर वो यात्रा करते नजर आए। और इस यात्रा के समापन पर तमाम इंडिया गठबंधन के नेता जो हैं वह मौजूद रहे, और सबका भाषण और अलग अलग भाषणों में अलग अलग बातें और उसकी व्याख्या, ये सब हम यहाँ कर रहे हैं। लेकिन यहां से देश की सियासत और उसमें कैसे लगातार चुनौतियां पेश करता हुआ इंडिया गठबंधन, और दूसरी तरफ इन चुनौतियों का सामना करने की कोशिश में कहीं हद तक बहुत अलग अलग ढंग से फंसते हुए नरेंद्र मोदी नजर आ रहे हैं। आना चाहता हूं प्रशांत टंडन जी आपके पास। प्रशांत जी, सुप्रीम कोर्ट से ही और इलेक्टोरल बॉन्ड से ही आपसे यहीं से शुरुआत करते हैं। लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आखिर आ गए उसी रास्ते पे जहां से उनको बहुत अच्छा लगता है बैटिंग करना, वो है धर्म का रास्ता। शक्ति देवी, शक्ति, और ये रास्ता वही, और इसी का तो इंतजार था। राम मंदिर नहीं चला, कुछ और मंदिर लेके आया जाए, क्योंकि उसके अलावा और कहीं नजर नहीं आ रहा है। लेकिन इस बार ये भी टिप्पणी इस पे भी चाहूंगा आपसे, क्या इस बार नैया भक्ति के नाम पे, भगवान के नाम पे, ईश्वर के नाम पे, और जो अभी तक करते आए हैं धर्म के नाम पे, सबको किनारे करके अगर एक शब्द रखिए तो धर्म के नाम पे नैया पार लगेगी बीजेपी की? वो उसका जवाब भी दीजिएगा। लेकिन सुप्रीम कोर्ट, हाँ, शक्ति शब्द पे मैं बात करूंगा बाद में। और
देखिए, सुप्रीम कोर्ट में हमारे मित्रों ने बात की। मैंने सुप्रीम कोर्ट को, राजीव जी, कवर किया है और तमाम चीफ जस्टिस के कोर्ट में मैं मौजूद रहा हूँ, और मैंने ऐसे ऐसे वकीलों को वहाँ पे बहस करते देखा है जो चीफ जस्टिस से उम्र में बड़े थे, तजुर्बे में बड़े थे। शांति भूषण, राम जेठमलानी, पराशरन, सिद्धार्थ शंकर रे, ये वो लोग, ऐसे वकील जो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया से उम्र में और लीगल प्रैक्टिस में ज़्यादा तजुर्बा था उनके पास। लेकिन जब चीफ जस्टिस बोलता है तो सब शांत होते हैं। ये कोर्ट का डेकोरम है। बड़े से बड़ा वकील आप देखिए, अभी जब कपिल सिब्बल और अभिषेक मनु सिंघवी हैं, ये मौजूदा चीफ जस्टिस के हम उम्र हैं, और आप देखिए कि जब वो बोलते हैं तो बाकी कोर्ट शांत हो जाती है। आज ये हमलावर क्यों थे? कहीं से इनकी ब्रीफिंग थी और इसको चीफ जस्टिस समझ गए थे कि अग्रवाला, एसोचैम, तुषार मेहता, चारों तरफ से एक ही बात कि स्टेट बैंक वो बॉन्ड का कोड नंबर ना रिलीज करे। तो और वो कॉन्स्टिट्यूशन बेंच ऑलरेडी फैसला कर चुकी है, ये उस फैसले को मॉडिफाई करने की चेष्टा कर रहे थे। इसलिए सुप्रीम चीफ जस्टिस समझ गए थे, बेंच समझ गई थी कि ये क्या चाहते हैं, ये हो क्या रहा है, और पीछे किन शक्तियों के कहने पर हो रहा है ये। तो जिन शक्तियों को लेकर बड़ा विवाद है, आज चीफ जस्टिस उन शक्तियों को पहचान गए थे और इसीलिए वो नाराज हुए, और नाराज होकर उन्होंने न केवल बेंच ने कंटेम्प्ट की धमकी दी, अग्रवाला को बहुत एम्बैरस किया कि अब आप ज़्यादा बोलेंगे तो कुछ मैं ऐसा बोल सकता हूँ कि बहुत आपको बुरा लगेगा। लेकिन उन्होंने अपने ऑर्डर में बिल्कुल उसको सील कर दिया, राजीव जी, आज कि स्टेट बैंक के मामले को एकदम सील कर दिया कि अब उसमें कोई एम्बिग्यूटी, कोई कंफ्यूजन की कोई गुंजाइश नहीं है। स्टेट बैंक को सब कुछ देना होगा। उनके वकील जो अपीयर हुए उनसे भी कहलवा दिया, उनको भी रिकॉर्ड में ले लिया, और ये भी कह दिया कि स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के चेयरमैन और एमडी हलफनामा दे दें बृहस्पतिवार तक, कि उन्होंने ये सब कुछ दे दिया है। तो ये सारी चीजें जब हो रही हैं तो अब ये क्यों हो रही थी? आप देखिए कि स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के चेयरमैन एमडी को एक्सटेंशन दिया गया था। क्यों दिया गया था? इसीलिए दिया गया था कि इस दिन ये काम आएंगे किसी को, मतलब कार्यवाहक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को या उनके दूसरे सहयोगियों को ये शायद अंदाज नहीं था कि ये मामला यहां तक पहुंच जाएगा, वो भी चुनाव के सर पे, और बिल्कुल चुनाव के एंड समय पहले ये मामला खुल गया। और अब आप देखिए कि बगैर सीरीज नंबर के जब इतनी बातें आ गई, किस कंपनी ने चंदा दिया, कब उसको ठेका मिला, जब नंबर आएंगे तो सबको सामने आ जाएगा। अभी नीतीश कुमार जी ने ये कहा है जेडीयू ने कि उनके दफ्तर में कोई आया 3 अप्रैल 2019 को और 10 करोड़ के बॉन्ड दे गया, उनको नहीं मालूम है कि वो किसने दिए, और उन्होंने इनकैश भी करा लिया। राजीव जी, मैं तो कह रहा हूँ नंबर आ जाने दीजिए स्टेट बैंक के, नीतीश जी को हम ही लोग बता देंगे कि वो किसने दिए थे, पीछे कौन था उसके। इस बात से डर है, सब कुछ खुल जाएगा। और ये इतना बड़ा घोटाला जिसमें सीधी तौर पे नरेंद्र मोदी जो है वो घिरते हुए नजर आ रहे हैं, तो जाहिर सी बात है कि परेशान तो होंगे ही। अब दूसरे की इंडिया गठबंधन की जो कल बैठक हुई, देखिए बहुत सफल बैठक। इंडिया गठबंधन ने कल, हालांकि ये पहले से प्लान थी, लेकिन 2 बातें यहां हो गई। एक, इलेक्टोरल बॉन्ड का घड़ा फूट गया, और दूसरा चुनाव की घोषणा हो गई एक दिन पहले। दोनों चीजों के साथ इंडिया गठबंधन की
इतनी बड़ी बैठक, मैं तो हम लोग लाइव थे 3 घंटे तक उस वक्त, मैंने काउंट किया था 15 नेताओं ने भाषण दिए थे। 15 नेताओं ने भाषण दिए थे, स्टालिन से लेकर कल्पना सोरेन, सभी लोग, फारूक अब्दुल्ला, महबूबा मुफ्ती, कौन नहीं था वहां, और पूरे देश के लोग। मैं कह रहा हूं कि जब बेंगलोर में इंडिया गठबंधन की बैठक हुई थी राजीव जी, तो एक आनंद फानन में यहां भी बैठक हो गई थी जी। मोदी साहब, मैं कह रहा हूँ पांच एनडीए गठबंधन के लोगों को लेकर ही बैठक, ऐसी पब्लिक मीटिंग करके दिखाते हैं 5। ये तो 15 थे वहां पे, 15 से भी ज्यादा रहे होंगे, कोई बहुत से लोगों को बोलने का मौका नहीं मिला। समाजवादी पार्टी के वो आए थे वहां पे प्रतिनिधि, उनको बोलने का मौका नहीं मिला। तमाम और पार्टियों के लोग आए जिनको बोलने का मौका नहीं मिला जी। और इसमें राहुल गांधी का और बाकी लोगों का भी, कल्पना सोरेन कल ही मैंने कहा था कि एक नई डिस्कवरी है भारतीय राजनीति में। शानदार भाषण उनका, राहुल गांधी का शानदार भाषण, मल्लिकार्जुन खड़गे का हिंदी इंग्लिश मराठी में शानदार भाषण बिना टेलीप्रॉम्प्टर के। ये दिखा रहा है कि किस तरीके से जब ये कैंपेन रोल आउट होगा इन नेताओं का, जब ये अलग अलग जाएंगे, तब ये कितनी बड़ी मुसीबत बनने वाले हैं। और एक आखिरी बात इलेक्टोरल बॉन्ड पे, शक्ति वाला सवाल आपने पूछा। अरे शक्ति की क्या बात मोदी जी साहब कर रहे हैं। देखिए, हम लोगों को सबको मालूम है राजीव जी कि जब हम लोग सांप्रदायिक शक्ति और विघटनकारी शक्ति की बात करते हैं तो किस संगठन का नाम आता है। अगर मैं किसी सड़क पर कह दूं कि भाई इस देश में विघटनकारी शक्तियों से मुकाबला करना है, इस देश को अगले चुनाव में सांप्रदायिक शक्तियों को हराना है, तो लोग किस संगठन के बारे में सोचेंगे। तो ये शक्ति की बात मोदी साहब, और मोदी साहब कह रहे हैं शक्ति की वो पूजा करते हैं। 50 करोड़ की गर्लफ्रेंड भी शक्ति थी जिसकी चर्चा मोदी जी कर रहे हैं। कांग्रेस की विधवा भी शक्ति थी जिसकी मोदी चर्चा कर रहे हैं। तो किस शक्ति की बात कर रहे हैं। तो उनका देखिए, वो जब क्योंकि कोई मुद्दा नहीं है उनके पास, तो कोई इशू नहीं है, तो इसलिए उनको परेशानी होना बड़ा लाजमी है। क्योंकि कल राहुल गांधी ने बहुत मार्के की बात की राजीव, उन्होंने मुखौटा कह दिया, और राहुल गांधी ने बहुत साफ साफ नहीं कहा। हम यहाँ बहुत साफ साफ कह सकते हैं कि कुछ उद्योगपतियों का मुखौटा है ये राहुल गांधी ने कह दिया इनको कि आप कुछ नहीं है, आपके पीछे जो लोग हैं उनसे लड़ाई हमारी। तो अब जाहिर सी बात है कि उस पर नाराजगी होना लाजमी है। और बिल्कुल, ये जब बैंक का जब ये आएंगे नंबर राजीव जी, ये बाढ़ लग जाएगी इस देश में घोटालों की। आप 1 घंटे के प्रोग्राम क्या 10 घंटे के प्रोग्राम में भी कवर नहीं कर पाएंगे। अभी बस भी 3 दिनों का इंतजार है। 3 दिन, बस 3 दिनों का दिन इंतजार में वो सब आने वाला है। सारे तार मिल जाएंगे। कब ईडी गई, कब ठेका मिला, कब सीबीआई गई, कब इनकम टैक्स मिला, किसके कब, इसको पूरी जो उगाही का सिस्टम है वो बिल्कुल दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। तो जाहिर सी बात है कि परेशानी तो होगी। काम करना पड़ेगा हम लोगों को। अभी 10 घंटे आप कह रहे हैं, 10 घंटे नहीं बल्कि जितने घंटे भी हो बैठ कर के तमाम चीज़ें जो हैं वो हम जनता तक, आप तक, हमारे साथी जो इस कार्यक्रम को देख रहे हैं आप तक ज़रूर पहुंचाएंगे। और ये ज़रूरी भी है, किस पार्टी को किस कंपनी ने कितने पैसे दिए यही तो जानना है। और उसके तार जो हैं वो अभी से जोड़ रहे हैं, बहुत सारे हैं कि पहले से, और वो उन सब पे चर्चा हम कर चुके हैं, इसलिए यहाँ चर्चा भी नहीं कर रहा हूँ। उन चीज़ों को छेड़ेंगे फिर कल परसों में, जैसे ही वो नंबर जो है एसबीआई, क्योंकि अब तो आज बहुत ही भयंकर गुस्से में सुप्रीम कोर्ट ने एसबीआई को जो फटकारा है वो भी कह दिया है कि आपको जो एक बार में बात समझ में नहीं आती, जब कह दिया गया है कि ये देना है मतलब देना है, नंबर देना है मतलब देना है। वहाँ हरीश साल्वे कह रहे थे कि वो जो नंबर है वो यूवी अल्ट्रावायलेट रेज से वो नंबर देखे जाते हैं। तो उन्होंने कहा कि
कि आखिर ऑडिट कैसे करवाते हैं आप, ऑडिट में तो कुछ रहता होगा। तो ये जिरह का पूरा मामला और उस मामले में कहीं ना कहीं फंसते हुए हरीश साल्वे, और जो आदेश आज लिखा गया है उसमें साफ साफ उन्होंने कहा है कि हरीश साल्वे ने ऐसा माना है कि ये दे सकते हैं, ये भी लिखवाया है। तो ये सब बहुत इंपॉर्टेंट पहलू है सुप्रीम कोर्ट का, और सुप्रीम कोर्ट ने चारों तरफ से घेर लिया, ऐसा साफ दिखाई दे रहा है। डॉक्टर दीपक पाचपोर जी, मैं समझ रहा हूं कि बहुत ही भयानक स्थिति उधर भी है जहां आप बैठे हुए हैं, बारिश और आंधी पानी उसके बीच एक छोटे से लाइट में आप बैठे हुए हैं और बहुत गंभीर चर्चा में आप हमारे साथ बने हुए हैं। आपके पास आना चाहता हूं, आपसे भी समझूं कि एक तरफ सुप्रीम कोर्ट, दूसरी तरफ राहुल गांधी, इंडिया ब्लॉक, इंडिया गठबंधन जो भी कह लें, इंडिया गठबंधन कितनी चुनौती यहां देता हुआ अब दिखाई दे रहा है। चुनाव सिर पे हैं और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शक्तियों के इर्द गिर्द घूमते हुए नजर आ रहे हैं। लेकिन प्रशांत टंडन जी जो बात यहां कह रहे थे कि यहां पे बहुत अलग अलग शक्तियों की बात भी होती है, और जब वो उन शक्तियों की बात होती है तो इशारा बीजेपी की तरफ, आरएसएस की तरफ ही जाता है। आखिर ऐसा क्यों है? कई यूनिवर्सिटीज में हमने देखा बहुत सारी चीजें होती रहीं, उनमें भी कुछ ऐसी शक्तियां नजर आईं जो तोड़ने का काम करते रहीं। और समाज में भी बंटवारे की बात कल राहुल गांधी कर रहे थे, तमाम इंडिया ब्लॉक के नेता कर रहे थे, वो भी उन शक्तियों का ही जिक्र कर रहे थे। तो बहुत सारी ऐसी शक्तियां हैं, इन शक्तियों से बचाव क्या सिर्फ और सिर्फ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जिन शक्ति का जिक्र कर रहे हैं वहां से हो सकता है? क्या वो शक्तियां आंख मूंद कर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर और उनकी पार्टी पर भरोसा कर सकती हैं, जिसकी आड़ में मोदी इस चुनाव को लड़ना चाहते हैं? राजू जी देखिए, मोदी जी जिस प्रकार से कमेंट करते हैं उससे साफ पता चलता है कि वो बहुत ज्यादा फ्रस्ट्रेशन में है और उन्हें एक सही बचाव और सही काट जो है वो नहीं मिल रही है। आपको याद होगा कि कुछ दिन पहले राहुल गांधी ने एक भाषण में कहा कि इस देश का युवा जो है वो 8-8, 10-10 घंटे जो है वो मोबाइल पर व्यस्त रहता है, और वो एक तरह से उसको नशा हो गया मोबाइल का। जो हम बड़े सामान्य बातचीत में कहते हैं, कई बार हम बच्चों को भी कहते हैं कि या तुम एडिक्ट हो गए हो मोबाइल के, 24 घंटे यही काम करते रहते हो। तो उसको मोदी जैसे व्यक्ति ने, जो देश के सर्वोच्च पद पे बैठा है, उसको इस तरीके से ट्विस्ट करने की कोशिश की कि देखिए इसने, राहुल गांधी जो है उन्होंने देश के युवाओं को नशेड़ी कहा है। कितने मतलब हास्यास्पद और कितनी छोटी स्तर की बात है कि आपके पास एक कोई माकूल जवाब नहीं है कि आप अपनी बात को कह सके। इसी दौरान वो ये नहीं जानते कि इस समय गुजरात जो है, गुजरात के जितने पोर्ट्स हैं पूरे देश में सबसे ज्यादा नशीले पदार्थों की अगर कहीं आवक हो रही है और जहां से जो है पूरे देश को मादक द्रव्य सप्लाई हो रहे हैं तो गुजरात के पोर्ट्स हैं। और खासकर मुंद्रा का जो बंदरगाह है वो इसी के लिए बदनाम हो चुका है कि वहां सबसे ज्यादा नशे की चीजें उतरती हैं। इन चीजों के बारे में बातचीत करने की बजाय जो है वो इस तरीके के जवाब दे रहे हैं। देखिए सुप्रीम कोर्ट में जो कुछ हो रहा है वो सीधे सीधे जो वो घेराबंदी हो रही है वो सही मायनों में मोदी की ही हो रही है। आपको याद होगा कि कुछ समय पहले भी सत्यपाल मलिक ने कहा था, या शायद राहुल गांधी ने ये कहा था कि देश में जो है पहला सबसे बड़ा व्यक्ति अगर कोई है तो वो अदानी है और प्रधानमंत्री मोदी जो है वो दूसरे नंबर पे है। तो उन्होंने कोई गलत नहीं कहा कि मुखौटा है, इस बात को आप अपने भाषणों से स्पष्ट तरीके से बताइए। आप उनके शब्दों को पकड़ के शक्ति के बारे में बोलते हैं। अब कुछ समय पहले तो खुद मोदी कहा करते थे कि हमारे खिलाफ बहुत सारी देश विरोधी शक्तियां लगी हुई हैं। तो क्या देश विरोधी शक्तियों के बारे में कहा जाए कि बहुत से देवी देवता जो है वो आपके खिलाफ काम कर रहे हैं? शक्ति का है, सीधे सीधे बात है, आप उसको अनावश्यक ट्विस्ट कर रहे हैं। इसके बारे में बहुत क्लियर हो गया है तो उनका फ्रस्ट्रेशन ही बोल रहा है। हालांकि आप देखिए राहुल गांधी ने बड़ा स्पष्ट कहा, उन्होंने कहा कि मैं स्पष्ट कर रहा हूं, मैं साफ कर दिया कौन सी है, इसके बाद जो कहा गुंजाइश रहती है। दूसरी बात अगर हम सुप्रीम कोर्ट के बारे में बात करें तो मुझे सुप्रीम कोर्ट के में स्टेट बैंक ऑफ इंडिया और जो भारत सरकार की जो अप्रत्यक्ष रूप से वहां पर जो भागीदारी है उस सुनवाई में, उससे मुझे याद आता है कि जिस प्रकार से हमारे रीतिकालीन साहित्य की जो नायिकाएं थी वो अपना प्रेम छुपाने के लिए अपने हाव भावों को इतना हास्यास्पद और इतना ज्यादा शंकास्पद बना देती थी कि उससे अच्छा तो बेहतर होता कि वो अपने प्रेम को प्रकट ही कर देती। लेकिन वो अपने प्रेम को प्रकट करने के लिए जो भाव भंगिमाएं अपनाती थी, तो मुझे ऐसा लगता है कि वहां पर एसबीआई का सारा जो बचाव करने के लिए वकीलों का जो गैंग है, मैं गैंग शब्द का बहुत जिम्मेदारी से इस्तेमाल कर रहा हूं क्योंकि आप एक गलत काम को बचाने के लिए जो है आप वहां पर खड़े हैं। मुकुल रोहतगी हो चाहे हरीश साल्वे हो, बड़े सम्मानित निश्चित रूप से वकील रहे हैं, बड़े जानकार लोग रहे हैं, लेकिन अब सारा फ्रस्ट्रेशन इसके एसबीआई का और सरकार का ही हो रहा है। भाई उन्होंने तो शायद हरीश साल्वे को इसलिए
चुना होगा अपने अपने अपना पक्ष रखने के लिए कि उनके नाम में सॉल्व लिखा है, तो उन्हें लगा होगा कि शायद जो है प्रॉब्लम की सॉल्व वो कर सकते हैं, लेकिन वो सॉल्व जो है कुछ नहीं कर पा रहे हैं। और एक बात जिस दिन समझ जाएगी सरकार और एसबीआई कि आप जितना बचाव करेंगे, जितनी ज्यादा सुनवाई करेंगे और जितनी ज्यादा तारीखें बढ़ाते जाएंगे, वैसे वैसे आप जनता की नजरों में भी गिर रहे हैं और आप एक्सपोज। मैं तो कहता हूं कि सीधे सीधे अगर आप मान लेते कि हाँ हमें इतना चंदा मिला है, तो भी लोगों को पता है कि मोदी की जो सरकार है वो चंदा लेने में भरपूर अपने सत्ता का उपयोग करती है। ये बात अब सामने आ गई, आप उसको छुपा कर क्या करेंगे? इतना ज्यादा आप छुपाएंगे, जितनी तारीखें बढ़ाएंगे, नुकसान जो है वो भारतीय जनता पार्टी का होगा, सरकार का होगा। और इस सारी बढ़ती तारीखों से ज्यादा लाभान्वित हो रहे हैं तो हरीश साल्वे साहब और मुकुल रोहतगी ही होंगे, जिनकी एक एक दिन की फीस जो है 12 लाख से 15 लाख है, तो उनको कोई फर्क नहीं पड़ता। जी दीपक जी, आवाज भी आपकी थोड़ी सी डाउन हो रही है। आना चाहता हूं जल्दी से अमलेंदु उपाध्याय जी आपके पास। अमलेंदु जी, कैसे देखा जाए यहां से चुनाव की गतिविधियों को अगर देखा जाए और उसमें ये तमाम जो गतिविधियां हो रही हैं, यानी चाहे सुप्रीम कोर्ट हो, चाहे इंडिया अलायंस की बात हो और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के भाषण हो, लगातार अभी वो दक्षिण भारत में लगे हुए हैं, उनको वहां से बहुत उम्मीद जग गई है ऐसा लगता है। और आज ही आपने देखा कि एक राज्यपाल को उन्होंने इस्तीफा दिलवाया है, अब उसके बाद वो राज्यपाल सुनने में आ रहा है कि चुनाव लड़ने वाली हैं। तो बहुत सारी चीज़ें ऐसी आएंगी आने वाले समय में। 8 राज्यों के गृह सचिव जो हैं वो बदल दिए गए हैं, वेस्ट बंगाल के डीजीपी बदल दिए गए हैं, सारी चीज़ें हो रही हैं। और इन सब के साथ क्या चुनाव उतनी जिस पारदर्शिता की बात, जिसके बारे में कल सौरभ भारद्वाज एक बात कह रहे थे, आम आदमी पार्टी के नेता, उस भाषण में कि आप लोग ईवीएम को हराइए, ये सारी चीजें जो हैं ये कहां तक आगे बढ़ती हुई दिखाई देती हैं? राजीव जी, ये बातें अब काफ़ी आगे बढ़ेंगी और देखिए बहुत सी चीज़ें साफ होती जा रही हैं और बहुत सी दुरभिसंधियां जो हैं वो भी उजागर होती जा रही हैं कि किस तरीके से किन किन संवैधानिक संस्थाओं की, किन किन एजेंसियों की एक दल विशेष के साथ में दुरभिसंधियां हैं और किस तरीके से उनका इस्तेमाल एक दल विशेष के लिए किया जा रहा है, ये चीज़ें में एकदम स्पष्ट होती जा रही हैं। दूसरा, जिस तरीके से इंडिया की बैठक रैली थी, उससे जो प्रहार हुए हैं और खासतौर से चुनाव आयोग को लेकर के, ईवीएम को लेकर के जो प्रहार किए गए, मुझे लगता है कि उससे हमारे राजीव कुमार जी जो आजकल शायर बन रहे हैं, तो वो भी काफ़ी ज़्यादा तिलमिलाए होंगे और अगली प्रेस कॉन्फ्रेंस में देखना ये कि वो कितने नए शेर जो है वो लिख करके लेकर के आते हैं। क्योंकि मुझे लगता है कि बहुत सी जवाब जो भारतीय जनता पार्टी की तरफ से देने की बजाय अब वो राजीव कुमार जी आकर के देंगे, ऐसा कुछ समझा जा सकता है। हालांकि विपक्ष ने एक तरीके से खुल के कह दिया है कि राजीव कुमार जी आपका जो काम है उसको आप ठीक से कीजिए, कायदे से कीजिए और विपक्ष का काम और सरकार का काम जो है उसको करने दीजिए। तो ये चीज़ें राजीव जी एकदम स्पष्ट होती जा रही हैं। जिस तरीके से राजीव जी ये सब चीज़ें सामने आ रही हैं उससे समझा जा सकता है कि भारत में लोकतंत्र के ऊपर वास्तव में खतरे हैं और बातें ये सिर्फ जो है चुनावी नारे नहीं है कि लोकतंत्र पर खतरे हैं। क्योंकि जिस तरीके से संवैधानिक संस्थाओं के प्रमुख बातें कर रहे हैं, आज भी जो है एक जो सीडीएस है उनका एक बयान आया है और उन्होंने साहब अग्निवीर की परीक्षा को लेकर, अग्निवीर योजना को लेकर के बड़ी चीज की है। यानी चुनाव आचार संहिता लग चुकी है और सरकार की एक योजना की वाहवाही जो है हमारा सीडीएस जो है, जो तीनों सेनाओं का फिलहाल प्रमुख है, वो कर रहा है। तो आप समझ सकते हैं किस तरीके से आचार संहिता के उल्लंघन किए जा रहे हैं। मेरी जानकारी में नहीं है कि चुनाव आयोग ने इसका स्वतः संज्ञान लिया कि नहीं लिया और कोई नोटिस जो है आचार संहिता के उल्लंघन का सीडीएस को जारी किया कि नहीं किया। लेकिन विपक्ष इस बात को अच्छी तरीके से समझ रहा है कि उसकी लड़ाई सिर्फ मोदी जी से नहीं हो, जैसा कि राहुल गांधी ने कहा कि उनके पीछे जो शक्तियां हैं उन शक्तियों से लड़ाई है। तो जाहिर सी बात है कि वो शक्तियां कौन सी है उसको सारी दुनिया समझ रही है। और इलेक्टोरल बॉन्ड का जिस समय सब पूरा कच्चा चिट्ठा खुल के आएगा, गुरुवार को जब वो सारे नंबर दे दिए जाएंगे, उसके बाद ये मालूम पड़ जाएगा कि वो शक्तियां कौन है जिनको राहुल गांधी बता रहे हैं कि मोदी जी जो है मुखौटा है और पीछे की शक्तियां कोई दूसरी है। यानी जो मुख है वो शक्तियां हैं जिनके खिलाफ राहुल गांधी की लड़ाई है, मोदी जी सिर्फ मुखौटा है। मोदी जी मुखौटा खुद को मानने को तैयार नहीं है कि है वास्तव में मोदी जी मुखौटा ही। ये चीजें राजीव जी अच्छे तरीके से जनता भी समझ रही है। जनता के बीच विपक्ष जिस तरीके से जा रहा है और जिस तरीके से अपनी बातें कह रहा है, विपक्ष भी अच्छी तरीके से समझ रहा है कि इस ईवीएम को हराना होगा, जो सौरभ भारद्वाज ने कल कहा भी और उसको लेकर के तमाम लोगों ने वहां से बातें की। मल्लिकार्जुन खड़गे ने भी उसको लेकर के बात की, राहुल गांधी ने भी इसको लेकर के बात की, तमाम लोगों ने इसको लेकर के बातचीत की। तो इसका मतलब कि ईवीएम को लेकर के जो संदेह है और जो शंकाएं हैं उसको विपक्ष अच्छे तरीके से समझ रहा है। उसकी तैयारी ये है कि ईवीएम को किस तरीके से हराया जा सकता है, तो उस पे काम किया जाए। अब मोदी जी की तैयारियां क्या है राजीव जी, वो देखना होगा। क्यों मोदी जी या भारतीय जनता पार्टी एक ही बात है। तो वो कुल मिलाकर के या तो कुछ संस्थाओं के भरोसे हैं या फिर मशीनों के भरोसे हैं, ऐसा समझा जा सकता है।
जनता के भरोसे बिल्कुल नहीं है, उन्हें जनता की कोई परवाह भी नहीं है, क्योंकि वो जानते हैं कि वोट उनको जनता से नहीं लेने हैं, वोट उनको कहीं और से आते हैं, तो वो आ जाएंगे अगर ऐसा है तो। अब ये देखा जा सकता है। तो कुल मिलाकर के राजीव जी जिस तरफ जा रहा है देश और जिस तरीके से सुप्रीम कोर्ट में चीजें चल रही हैं, उससे साफ समझा जा सकता है कि लड़ाई कई मोर्चों पर है। भारतीय जनता पार्टी इन मोर्चों पे किस तरीके से लड़ती है, ये देखना होगा राजीव जी। बिल्कुल बिल्कुल। ज़रा अब एक बहुत गंभीर सवाल है जो आप तमाम साथियों से समझना चाहता हूं जल्दी जल्दी में, कार्यक्रम समाप्त किया जाए उससे पहले। ये जो चंदा का धंधा है, चंदे का धंधा या इलेक्टोरल बॉन्ड कह लें जिसकी बात चल रही है, क्या ये एक मुद्दा, बड़ा मुद्दा चुनाव में बन गया है या बन सकता है? क्या ये वोट यानी मतदाताओं को प्रभावित करने वाला मुद्दा है? क्या इससे मतदाता जो हैं वो जो बीजेपी के मतदाता या मोदी की तरफ जाने वाले मतदाता वो इधर इंडिया गठबंधन की तरफ आ सकते हैं? कैसे देखा जाए डॉक्टर राकेश पाठक जी? देखिए, पहले वो मुखौटा शब्द की जरा सी एक पुरानी घटना याद कर लें। अभी प्रशांत जी ने और अमलेंद्र जी ने कहा कि हम गोविंदाचार्य ने अटल बिहारी वाजपेयी के लिए कहा था मुख नहीं मुखौटा है, बड़ा बवाल मचा था और उसके बाद आज तक गोविंदाचार्य का पुनर्वास नहीं हो सका बीजेपी में। राहुल गांधी ने सीधे नरेंद्र मोदी जैसे प्रधानमंत्री को मुखौटा कहकर एक तरह से उन्हें बेनकाब कर दिया है। ये बड़े साहस का काम उन्होंने किया है और सब जानते हैं कि वे किसका मुखौटा है। यही वजह है कि ये मुद्दा अब जनता के बीच में, चुनाव के बीच में जाने वाला है। ऐसा कोई कारण नहीं है कि इतने बड़े आर्थिक घोटाले की इतनी चर्चा के बावजूद मतदाता प्रभावित नहीं होगा, और अगर नहीं होगा तो सच में उसके विवेक पर प्रश्न चिन्ह है। क्या सचमुच लोग सिर्फ अंधभक्तों को छोड़ दीजिए जिनके पास कोई तर्क नहीं है, जिन्हें सिर्फ नरेंद्र मोदी दिखाई दे रहे हैं, उन्हें नरेंद्र मोदी के द्वारा किया गया हर गलत काम भी सही दिखाई देता है, उन्हें छोड़ दीजिए, तो जो थोड़ा सा स्वतंत्र विचार वाला मतदाता है वो जरूर इससे प्रभावित होगा। और मुझे ऐसा लगता है कि नरेंद्र मोदी और बीजेपी की चिंता ही ये है कि कहीं से कुछ और ऐसा निकल के आ जाए, राहुल गांधी या इंडिया गठबंधन के नेता, कोई भी व्यक्ति कुछ ऐसा कह सुन दे, कुछ ऐसा हो जाए कि जो चुनाव के पूरे नैरेटिव को उनके पाले में ले आए। राजीव जी, ये भी पहली बार हो रहा है कि लोकसभा जैसे चुनाव में बीजेपी और नरेंद्र मोदी कांग्रेस की बिछाई हुई बिसात पर आकर खेल रहे हैं, उसके बिछाए हुए टर्फ पर बीजेपी और मोदी को आना पड़ रहा है। ऐसा पहली बार है। पिछले एक साल में लगातार ऐसी घटनाएं हुई हैं कि कांग्रेस या विपक्ष के नेताओं या विपक्ष की पार्टियों ने जो मुद्दा उठाया उसका काउंटर करने के लिए जब बीजेपी आई तो उसको मुंह की खानी पड़ी है, और लगातार पिछले कई अवसर पर ऐसा हुआ है। कल से अब तक का पूरा सोशल मीडिया आप देख लीजिए, इतना आईना दिखा दिया गया है कि शक्ति की व्याख्या करने में नरेंद्र मोदी और उनकी पार्टी को पसीने आ गए। बहुत साधारण भाषा में लोगों ने बता दिया, शक्ति माने पावर, उसी से हॉर्स पावर शक्ति बना है, अश्व शक्ति। उस अश्व शक्ति में कोई स्त्री महिला का जिक्र नहीं है कि नारी के लिए अश्व शक्ति शब्द बनाया गया है, और अभी बहुत सारे हमारे साथियों ने उसकी व्याख्या कर दी है। मुझे ऐसा लगता है कि इलेक्टोरल बॉन्ड का मुद्दा पूरे चुनाव में हावी रहेगा, बशर्ते विपक्ष इसे गांव-गांव तक, शहरों तक, कस्बों तक, हर घर तक पहुंचाने में कामयाब हो और यह बताने में सफल हो कि यह वास्तव में सरकार के द्वारा किया गया एक ब्लैकमेलिंग का तरीका था। लोगों को, कंपनियों को डरा धमकाकर चौथ वसूली का प्रयास था। जनता को यह समझाना और बताना विपक्ष का काम है। हम और आप तो जो जिस तरह से विश्लेषण कर सकते हैं सो कर ही रहे। एक अंतिम बात, सुनील जी ने सीआईआई का नाम लिया, सीआईआई नहीं गया उसमें, फिक्की, फेडरेशन ऑफ इंडियन चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री और एसोचैम, दो संस्थाएं गई। जी जी राजीव जी जी जी। पंकज जी, क्या आपको भी लगता है ये मुद्दा, मैं इसलिए समझना चाहता हूं आप साथियों से कि इलेक्टोरल बॉन्ड, कंपनियों से पैसे, चंदे जो हैं वो पार्टियों को मिले, इसमें किसी आम जनता को क्या फर्क पड़ता है, उसको कहां से पैसा मिला नहीं मिला? बिल्कुल, आप राकेश जी ने जो बोला मैं उससे आगे ही बात करूंगा। आप ये मान के चलें कि आज अभी जब हम बैठे हैं तो अरहर दाल
150 रुपए से ऊपर है, सामान्य वाली, और अच्छी वाली 215 तक है। काबुली चने 185 से 225 रुपए किलो है। सरसों का तेल 115 न्यूनतम है। सोयाबीन ऑयल किसी कंपनी का ले लो 112 रुपए से कम नहीं है। मैं ये आंकड़े आपको इसलिए दे रहा हूं कि जब हम देश के जागरूक लोग, हमसे मेरा मतलब है कि यस, बीइंग ए जर्नलिस्ट, बीइंग ए अवेयर पर्सन, वी आर ऑल्सो वन ऑफ द पार्टी फॉर द कॉन्स्टिट्यूशन एंड द कंट्री। हम लोगों को यह बता पाएंगे कि कौन नृप हो हमें क्या हानि वाला अब ये जमाना नहीं है। यदि एक पार्टी चंदा लेती है किसी इंडस्ट्रियलिस्ट से, तो ये एक पार्टी और इंडस्ट्रियलिस्ट का धंधा नहीं है। इसके अंदर ये पैसा मेरे और आपकी जेब में जा रहा है। किसी अडानी, अंबानी, सोमा कंपनी, बैंक कंपनी, उसने अपने घर से नोट नहीं छापे हैं। जब 42 रुपए किसान को छोले मिल रहे हैं और बाजार में 185 बिक रहा है, जब 21 रुपए दाल, अरहर दाल का किसान को मिल रहा है और वो 200 रुपए बिक रही है, तो ये जो बीच का मुनाफा है, ये जो महंगाई बढ़ती है, जो मेरी जेब पे खर्चा पड़ता है, 65 रुपए वाला पेट्रोल 112 करके 2 रुपए कम किया जाता है, ये हमारी आपकी जेब से जाता है। और हमारी आपकी जेब से इसलिए जाता है क्योंकि इंडस्ट्रियलिस्ट बड़ा मुनाफा कमाता है। वो जितना बड़ा मुनाफा कमाता है, उसके मुनाफाखोरी में सरकार कोई दखल नहीं देती है और वो उसका हिस्सा सीधे अपनी जेब में ले जाती है। जब आप जन सरोकार के इतने काम कर रहे हैं, तो आपको 600 करोड़ रुपए के ऑफिस की क्या जरूरत है? आपको हर दिन 2 करोड़ रुपए के अकेले डिजिटल विज्ञापन देने की क्या जरूरत है? ये खर्चा जो चंदे के रूप में, घूस के रूप में लिया जा रहा है, वो वास्तव में आम आदमी को महंगाई, बेरोजगारी, त्रासदी की चोट दे रहा है। देखिए ना, रेलवे में पैसेंजर ट्रेन खत्म होती चली जा रही, वो कह रहे हम तो सब एसी ट्रेन चलाएंगे, इससे जनता को फायदा हो। लेकिन आप सोचिए कि जो सफर में 2 साल पहले 40 रुपए में करता था, आज मेरी मजबूरी है कि उस ट्रैक की ट्रेन खत्म हो गई है, मुझको उसके लिए 300 रुपए देने ही है। अलग अलग राज्यों के राज्य परिवहन निगम की बसेस आपने खत्म कर दी, इसलिए क्योंकि लोग मोटरसाइकिल खरीदे, जिसकी औकात है वो कार खरीदे और पेट्रोल खरीदे थे। तो ये जो चंदा जा रहा है, यदि एक कार कंपनी चंदा दे रही है, एक मोटरसाइकिल कंपनी चंदा दे रही है, तो इसलिए दे रही है क्योंकि सरकार कह रही है कि दिल्ली में चलने वाली गाड़ी 10 साल में कंडम हो जाएगी, तुमको नया खरीदना जरूरी है। जी। ये जो पैसा जा रहा है किसी इंडस्ट्रीज की अपनी जेब से नहीं जा रहा है, हम लोगों पे जो महंगाई की मार पड़ रही है उसके बड़े हिस्से के रूप में जा रहा है। यदि विपक्षी दल, देश से सरोकार रखने वाले लोग ये बात को नीचे तक कन्विंस कर सकें, तो निश्चित ही जनता में बदलाव आएगा। हम रफाल वाले मामले में देख चुके हैं, फ्रांस जानता है, दुनिया में मालूम है कि रफाल की जांच चल रही है, रफाल में गड़बड़ हुआ है, लेकिन हमने केवल रफाल की बात करी तो किसी को कोई फर्क नहीं पड़ा, उनको लगा हुआ होगा। लेकिन जब हम ये बताते हैं कि ये जो पैसा जा रहा है, ये आप पे महंगाई बढ़ा के जा रहा है, आप पे बेरोजगारी बढ़ा के जा रहा है, तो ये जरूर जनता को एड्रेस करेगा और उसका असर मतदान पर भी दिखेगा। जी जी जी, बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। इसका असर मतदान पे वही समझना है कि कितना असर पड़ता है, कितना असर पड़ेगा, और खासकर इलेक्टोरल बॉन्ड यानी चुनावी चंदे का जो असर है, क्या ये जन जन तक, उन गांवों तक पहुंचेगा, उन गरीबों, वंचितों, आदिवासियों, दलितों, इन सब तक पहुंचेगा क्या? क्योंकि एक बहुत बड़ा वोटर वर्ग है, क्या वहां तक ये बातें पहुंच पाएंगी? और इससे उनका क्या लेना देना है? जब तक कोई मसला ऐसा है जो आपको न टच करता हो, तब तक उस मसले की तरफ आप सोचते भी नहीं है। उस मामले पर आप अपना विचार व्यक्त करना तो दूर, आपकी दिमाग की बत्ती जो है वो नहीं ओपन होती है। लेकिन यहां पर ये कैसे, अगर ये पहुंचने की बात भी है, तो कैसे ये एक जन मुद्दा बन सकता है, उस तरफ भी जरा हम आना चाहते हैं जल्दी से। प्रकाश जी,
कैसे ये एक जन मुद्दे की तरफ में परिवर्तित हो सकता है ये चुनावी चंदा? राहुल गांधी ने कल मुंबई के अपने भाषण में एक बात बहुत क्लियर की और आज उन्होंने उसकी सफाई, उसका विस्तृत विवरण अपने ट्विटर हैंडल पे भी लिखा। जी, उन्होंने वसूली की बात कही कि किस तरह मोहल्ले के दादा पहलवान वसूली करते हैं और वे डराते धमकाते हैं। वर्तमान में जो सरकार है वो ईडी के जरिए, सीबीआई के जरिए, इनकम टैक्स के जरिए डराती धमकाती है और फिर उन कंपनियों को दबाव डालती है कि आप हमें चंदा दो, इलेक्टोरल बॉन्ड्स के माध्यम से पैसा दो। आश्चर्य की बात है कि जो सबसे खतरनाक बात है, पिछली इस सरकार की सबसे खतरनाक बात यह रही कि उसने न केवल डराया धमकाया बल्कि कोरोना काल में एक कंपनी को बेजा फायदा पहुंचाया और उससे अरबों रुपए चंदा लिया और उस कंपनी का मालिक भारत छोड़कर ब्रिटेन चला गया। पूनावाला की बात कर रहा हूं। तो इस सरकार ने वसूली की, दाल चावल गेहूं सब चीजें महंगी की, यहां तक तो समझ में आता है, लेकिन जब पूरा देश संकट के दौर में था तब इस सरकार ने इतना हवा खड़ा किया और ऐसी कंपनी को फायदा दिलवाया जो बेजा फायदा था, जिसकी जरूरत नहीं थी, और उसका मालिक उस पैसे से विलासिता कर रहा है, घुड़दौड़ में शामिल हो रहा है, प्रॉपर्टी खरीद रहा है और भारत छोड़ के जा रहा है, भारत की पूंजी लेके विदेश जा रहा है। भारत की सरकारी संस्था को यह मौका इस सरकार ने नहीं दिया क्योंकि वो पैसा विदेश नहीं जाता, अपने देश में ही रहता। कल राहुल गांधी ने जो बात कही उसको उन्होंने अपने ट्विटर में और भी साफ किया कि जो शक्ति आज भारत की आवाज को, भारत की संस्थाओं को, सीबीआई, आईटी, ईडी को, चुनाव आयोग को, मीडिया को, भारत के उद्योग जगत को और भारत के समूचे संवैधानिक ढांचे को ही अपने चंगुल में दबोच रही है, उस शक्ति के बारे में बात करें। उस शक्ति को भारत के बंदरगाह, भारत के हवाई अड्डे दिए जा रहे हैं, जबकि भारत की युवा को अग्निवीर का तोहफा दिया जाता है जिससे उसकी हिम्मत टूट जाती। और ये बातें बिल्कुल सही है। एक और बात है कि कुछ राज्यों में अग्निवीर योजना को लेकर विपक्ष को पूरी ताकत झोंक देनी होगी। ये बात बहुत महत्वपूर्ण है कि इस देश का एक बहुत बड़ा मतलब वोटर वर्ग जो है वो युवा है, 18 से 29 साल तक के बीच का है, 18 करोड़ से ज्यादा वोटर ऐसे हैं। अगर अग्निवीर जैसी योजनाओं का, भ्रष्टाचार की योजनाओं का, ये काले धन के दुरुपयोग जैसी योजनाओं का सही तरीके से विपक्ष मुद्दा बनाए, प्रचार करे, तो इससे सत्तारूढ़ पार्टी को बहुत बड़ा खतरा होगा और उसको सत्ता में रहना मुश्किल होगा। क्योंकि आमतौर पर यह माना जाता है कि बीजेपी के वोट जो संघ के वोट है, परिवार के वोट है, वो निश्चित है, लेकिन जो नए मतदाता है वे बहुत बड़ा क्रांतिकारी काम कर सकते हैं। राहुल गांधी ने अपनी बातें उसी मतदाता को ध्यान में रख के कही थी और अन्य वक्ताओं का ध्यान भी उसी बात में था। राहुल गांधी ने ट्विटर पर एक बात वो लिखी कि जिस शक्ति की उन्होंने बात की थी कि उसी शक्ति को दिन रात सलामी ठोकते हुए देश की मीडिया सच्चाई को दबा देती है, उसी शक्ति के गुलाम नरेंद्र मोदी जी देश के गरीब पर जीएसटी थोपते हैं। अब आप देखिए, जीएसटी, हीरा खरीदने जाए तो 3% जीएसटी, और अगर आप पेंसिल खरीदने जाए तो 18% जीएसटी, बच्चों की नोटबुक खरीदने जाए तो 18% जीएसटी। मतलब जब आप, सरकार चाहती नहीं कि लोग पढ़ें, सरकार किताबें, बच्चे किताब खरीदें, कॉपी खरीदें, नोटबुक खरीदें, पेंसिल खरीदें, सरकार चाहती है कि इस पर टैक्स लगे और उससे वसूली हो। तो नीति बनाने में और भावना में, नियत में बहुत बड़ा अंतर है। इसे उजागर करना बहुत जरूरी है और जिस दिन भारत का मतदाता ये समझ जाएगा उस दिन इस देश में क्रांति होना लाजमी होगा। जी, क्लोजिंग कमेंट जल्दी से चाहूंगा प्रशांत जी, कैसे आप देखते हैं? लगता है कि क्योंकि कुछ बातें जो समझना चाह रहा था प्रकाश जी बता रहे हैं, जैसे हफ्ता वसूली, चंदे का धंधा
और ऐसे कुछ कुछ चीज़ों को राहुल गांधी लगातार अपनी भारत जोड़ो न्याय यात्रा में कहते रहे। इलेक्टोरल बॉन्ड जैसे जैसे सामने आता गया, इससे पर्दे हटते गए और राहुल गांधी इसको आसान भाषा में पहुंचाने की कोशिश करते रहे। क्या आपको लगता है कि ये आसान भाषा और ये जो जितनी बातें, जो डायलॉग्स राहुल गांधी की इस यात्रा में लोगों के बीच हुई हैं, वो सब अब जन जन तक पहुंच चुका है या पहुंच गया है या पहुंच रहा है? इसलिए क्योंकि ये एक ऐसा मामला है जिसको लेकर विपक्ष ये कह सकता है कि पहली दफा सुप्रीम कोर्ट ने कोई ऐसी चीज दे दी है हाथ में, और वो भी चुनाव से पहले, जिसमें मोदी जी अपना चेहरा ढकने की कोशिश कर रहे हैं, जिसके कारण अलग अलग बातें लेके आ रहे हैं। कभी भी इलेक्टोरल बॉन्ड पे बात नहीं कर रहे हैं, शक्ति की बात कर रहे हैं, पर मोदी का परिवार पे बात हो रही है। ये दो मामला अभी सामने आया है, लेकिन इलेक्टोरल बॉन्ड का मामला हो, महिलाओं का मामला हो, ऐसी बातों से अपने आप को पीछे करने की कोशिश करते हैं, भागने की कोशिश कर रहे हैं। आपको लगता है कि ये मामला ऑलरेडी पहुंच चुका है जन जन तक, इलेक्टोरल बॉन्ड? जी राजीव जी, दो तीन बातें करूंगा बहुत जल्दी में। एक, देखिए, करप्शन का मुद्दा हमने देखा है 2 बार कम से कम कि 2 चुनी हुई सरकारें तमाम अच्छे कामों के बावजूद, मैं राजीव गांधी की सरकार की बात कर रहा हूं। राजीव गांधी की सरकार 5 साल की सरकार में जितनी उपलब्धियां थीं, चाहे वो C.DOT को ले लें, चाहे वो कंप्यूटर रेवोल्यूशन को ले लें, पंचायती राज को ले लें, आप नवोदय विद्यालय को ले लें, मतलब इस देश को 21st सेंचुरी के लिए का रनवे तैयार किया राजीव गांधी के 5 साल की सरकार ने। मिस्टर क्लीन की इमेज, 414 है मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, लेकिन जब करप्शन का आरोप लगा तो वो भी टिक नहीं पाए। यूपीए की सरकार मनरेगा किया, राइट टू इंफॉर्मेशन दिया, राइट टू एजुकेशन दिया, राइट टू फूड दिया, मनमोहन सिंह जैसा क्लीन इमेज का व्यक्ति, लेकिन जब करप्शन के आरोप लगे तो वो सरकार भी चली गई। तो पहली बात कि भ्रष्टाचार के आरोपों के प्रति भारत का जनमानस बहुत संवेदनशील है, बहुत जल्दी समझ में आता है। सुबह ही मैं आपको बता रहा था, हम लोग चर्चा कर रहे थे सुबह के लाइव में कि जब बोफोर्स का मुद्दा आया तो उस वक्त वीपी सिंह जन मोर्चा बना चुके थे। वीपी सिंह जन मोर्चा पॉलिटिकल पार्टी नहीं थी। इस देश ने करप्शन के मुद्दे पर बगैर पॉलिटिकल पार्टी वाले आदमी को प्रधानमंत्री बना दिया। और उनका एक इंटरव्यू किया था मैंने ही पूछा था उनसे कि ये बोफोर्स, स्वीडन, स्विस बैंक, ये कहाँ जनता के समझ में आएगा। तो वो मुझको अपने साथ ले गए, 15-20 किलोमीटर, 100 किलोमीटर चले हम लोग साथ में। हमने गांव में देखा कि लोग तोप और दलाली की बात कर रहे हैं। तो ये देश की जनता को बहुत आसानी से समझ में आता है। ये सारा मुद्दा बैंक और ये किसान को, जनता को हम अंडरस्टिमेट कर रहे हैं। राजीव जी, हम इकोनॉमिक टाइम्स में कोई नई आर्थिक नीति आती है, वो इकोनॉमिक टाइम्स में विश्लेषण आएंगे, बिजनेस अखबारों में, तो हम उसको समझेंगे, बड़े बड़े PDF समझेंगे। किसान तो अगले दिन सुबह जब अपना माल लेके मंडी में जाता है, उसको सरकार की नीति समझ में आ जाती है। जी, एक बात। दूसरी बात ये कि देखिए, जो इंडिया गठबंधन है, राहुल गांधी, वो क्या क्या मुद्दे लेके चल रहे थे, जॉब्स के, नौकरी के मुद्दे लेके चल रहे थे। वो विमेन के, कास्ट सेंसस के, सोशल जस्टिस के, रिजर्वेशन के, महंगाई के जो चर्चा किया अभी चतुर्वेदी जी ने, तो वो सारे मुद्दे लेके चल रहे थे। ये जो इलेक्टोरल बॉन्ड का करप्शन का मुद्दा है, ये तो बोनस में मिल गया उनको। ये तो इलेक्शन के शुरू होते ही ये मुद्दा मिल गया उनको। तो ये तो अब, और ये मुद्दा लगातार बड़ा होगा। एक बात। दूसरी बात कि जनता में मुद्दे कैसे जाएंगे। आज इंडिया गठबंधन की जो गारंटीज हैं, जो राहुल गांधी रोज 5-5, 6-6 गारंटियां बताते हैं,
उसमें से आधी गारंटियां तो राजीव जी उनको जनता ने दी हैं। पेपर लीक कहाँ से आया? पेपर लीक का कानून बनेगा, पेपर लीक पे जो है वो कॉम्पनसेशन होगा, ये कहाँ से आया? ये तो इलाहाबाद में प्रतापगढ़ में जब वो छात्रों से उन्होंने मुलाकात की तब जाके आया। जी, जनता के पास तमाम मुद्दे हैं और इसलिए अब 30 लाख नौकरियां खाली हैं, उनकी भरना है, उसमें आरक्षण, ये सारी बातें जनता से आई हैं। तो जनता क्यों नहीं समझेगी? जनता बहुत अच्छी तरीके से समझेगी और हमारे कार्यवाहक प्रधानमंत्री मोदी जी भी समझ रहे हैं कि जनता क्या समझ रही है, जी, इसलिए परेशान है। जी, जी, बिल्कुल 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 आप सही कह रहे हैं। हाँ, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज की तारीख में कार्यवाहक हैं, आप जानते हैं, क्योंकि इस वक्त देश जो है वो चुनाव में ऑलरेडी है और चुनाव की घोषणा के साथ ही आचार संहिता और पूरा का पूरा जो सिस्टम है वो अब चुनाव आयोग के हाथ में है और इसीलिए चुनाव आयोग आज धड़ाधड़ ट्रांसफर्स में लगा हुआ था और हम उम्मीद यही करते हैं कि चुनाव पारदर्शी तरीके से होंगे और यहाँ पर किसी को ईवीएम के ऊपर या दूसरे और भी जो जिस भी तरह से जहाँ भी कोई सवाल उठाने की कोशिश हो तो उस सवाल का जवाब चुनाव आयोग दे पाए। हालांकि जो अभी प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई उसमें कई सवालों को चुनाव आयोग उससे भागता हुआ या उसे छोड़ता हुआ नजर आया, लेकिन सबसे बड़ी बात है कि इलेक्टोरल बॉन्ड यानी चुनावी चंदे या चंदे का धंधा जो राहुल गांधी कह रहे हैं वो जन जन तक पहुंच चुका है या नहीं, ये समझने की ज़रूरत है। और साथ में अगर बोफोर्स का मामला हो या 2G घोटाला और कई सारे घोटालों की बात होती रही, वो जन जन तक पहुँच सकता है, यानी आर्थिक मसला अगर पहुँच सकता है, ऐसी बातें पहुँच सकती हैं लोगों तक, तो ये मामला जो बहुत ही गंभीर है और 2-3 दिनों का इंतजार कीजिए। जैसे ही नंबर्स देना शुरू हो जाए, यानी कि SBI नंबर्स, इलेक्टोरल बॉन्ड के नंबर्स जो हैं वो मुहैया कराएगा ECI को, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को, और वो वेबसाइट पे जैसे इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया अपलोड करता है हम लोग आप तक पहुंचाएंगे किस पार्टी को किस कंपनी ने कितने पैसे दिए। सबको इंतजार है अदानी का, अदानी ने किसको कितने दिए ये देखा जाएगा। बहुत बहुत शुक्रिया अदा करना चाहता जी प्रशांत जी। अडानी पर एक अपडेट छोटा सा राजीव जी कि अमेरिका में जांच शुरू हो गई है और उसका असर ये हुआ कि आज बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज 100 पॉइंट ऊपर गया, लेकिन अडानी साहब के सारे शेयर नीचे गए हैं। जी बिल्कुल बिल्कुल सही आप कह रहे हैं। और अदानी साहब को एक मसले पे आज सुप्रीम कोर्ट ने 50,000 रुपये का जुर्माना भी ठोका है, जुर्माना सुनाया है कि 50,000 रुपये जुर्माना दीजिए। ये मामला जो है वो है जयपुर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड का, और वहाँ उन्होंने पैसे की डिमांड की थी, बकाया पैसे की, लेकिन वो उसी मसले पे जुर्माना लगाया गया है अदानी की कंपनी पे, अदानी पावर पे। तो चलिए ये चलता रहेगा, लेकिन किसने कितना पैसा दिया और क्या ये मुद्दा हमारे आपके लिए हितकारी है, अगर क्या पूछा जाए तो हमारे तमाम साथी जैसी बातें कह रहे थे, बिल्कुल है। और ये एक जन मुद्दा है और ये समझना चाहिए कि इस देश पर राज करने वाले लोग कैसे यहाँ गोरख धंधे में लिप्त हैं, ये जानना जरूरी है। क्योंकि आप एक तरफ से चंदा लेते हैं, दूसरी तरफ उनको धंधा देते हैं, बस सिंपल है ये दो शब्द, चंदा लेना और धंधा देना। और यही यहां दिखाई देता है। आएगा समय जिस समय हम पूरी चार्ट आप तक रखेंगे, पूरी चार्ट। दीपक जी कुछ जोड़ रहे हैं? एक ही मिनट लूंगा। देखिए, आपको पूरा का पूरा 100% जो ओपिनियन है उसको चेंज नहीं करना पड़ता। जो 5-7%, 6%, 10% के जो फ्लोटिंग वोटर्स होते हैं उनका भी अगर आपने चेंज कर दिया ओपिनियन तो उसी में खेल हो जाता है राजीव। बिल्कुल सही कह रहे हैं। फ्लोटिंग वोटर्स जो होते हैं वो बहुत महत्वपूर्ण होते हैं, 8-10%, 15% कहीं कहीं, लेकिन यही इधर से उधर जाते हैं और सबके अपने वोट बैंक हैं। और उस वोट बैंक को क्रॉस करके कुछ फ्लोटिंग वोटर्स इधर आ गए तो सरकार बन गई आपकी, और वही चल रहा है। लेकिन 4 जून सबको इंतजार है, उससे पहले बहुत